स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि फाइनली 8 दिनों के बाद बाजार में आपको हरियाली दिखी है। अच्छा खासा रिबाउंड है और सुबह से इसी रिबाउंड की खास बात यही है कि तेजी में आप एक तो हिस्सा ले पाए हैं, दूसरा बाजार कोई ऐसी बड़ी डिप नहीं दिखा रहा है, अपनी गेम्स होल्ड कर रहा है। तो इस एक्शन को कैसे आगे बढ़ना है, आखिरी 1.5 घंटे में किस तरह की मूव्स आ सकती हैं बाजार में, कौन से स्टॉक्स में रहेगा एक्शन, क्या है एक्सपर्ट्स की राय, एंड ऑफ कोर्स अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले इस समय की बड़ी बात क्या है उस पर डालते हैं नजर। और बड़ी बात यही है कि 125 अंक उछलकर निफ्टी अब 17,400 के ऊपर है और होल्ड कर रहा है। सुबह से ही इन लेवल्स के आपको दर्शन हुए थे और वहीं पर आपको ट्रेड होते दिख रहा है। 350 अंकों का उछाल आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिखा है। 40,650 के पास इस समय है। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में खरीदारी आ रही है। लंबे समय बाद आपने इतना बढ़िया पार्टिसिपेशन देखा है, इतनी बढ़िया मार्केट की ब्रेथ देखी है। और लीडरशिप आईटी, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स, बाकी पीएसयू कंपनीज एंड ऑफ कोर्स ऑटो कंपनीज, जहां पर आपको बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, यहां से मिल रही है। इसके साथ ही ब्रॉडर मार्केट, यहां पर भी बढ़िया एक्शन है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में 1 से 1.5% की तेजी है। इंडिया विक्स 6% लुढ़कते हुए दिखाए, तो बाजार का मूड माहौल बढ़िया बना हुआ है। ग्लोबल बाजारों के भी संकेत ठीक ठाक हैं। डाउ फ्यूचर्स में आपको 50 अंकों की तेजी दिख रही है। यूरोप के बाजार में भी 0.5% तक की मजबूती है। तो जो सुबह से बाजार का एक पॉजिटिव मूड माहौल दिखा था हमें स्क्रीन पर, अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद से आप ये लेवल्स होल्ड करते हुए दिख रहे हैं और कोई भी ऐसी बड़ी बिकवाली या फिर सेल ऑफ नहीं है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले तो डेज हाई पर बाजार आपको ट्रेड भी करते हुए दिख रहे थे। उसी के आसपास इस समय भी आपको मूवमेंट आती हुई दिख रही है। ऑटो बिक्री के नंबर्स भी आपके सामने आ रहे हैं, जहां पर हमारा है फोकस। बट फोकस पूरा बाजार के एक्शन पर है और अनिल जी भी तैयार हैं आपको बताने के लिए कि अब आपको क्या करना है। डेटा की भी बात करेंगे, स्ट्रैटेजी भी लेंगे। बट सर, गुड आफ्टरनून। फाइनली गुड आफ्टरनून। हाँ, बड़े दिनों बाद, लंबे समय बाद, आई डोंट नो कितने हफ्तों के बाद मिड वीक एक्शन, एक्चुअली मिड वीक एक्शन दिख रहा है स्क्रीन पर। मिड वीक एक्शन, हफ्ते में कोई भी दिन एक्शन नहीं दिखता। मतलब आप सोचिए कितना, 8 दिन हम लगातार नीचे बने हुए हैं ना। नहीं, 2 6 8 दिन, आज 8 दिन की गिरावट पे ब्रेक लगने जा रहा है। अच्छी बात क्या है दीप की, एक पूरी की पूरी तेजी आपकी स्क्रीन पर बनी है। दूसरी बात यह कि कुछ बड़े लेवल के ऊपर बंद होने की तैयारी कर रहा है। सो आज अब बचे हुए 1.5 घंटे के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला ये कि 17,450 जहां पर आप हैं अभी, जिसके आसपास, इसके ऊपर तो कम से कम बंद हो जाए। 17,465 प्रिसाइजली, 17,465 कम से कम ये वाली क्लोजिंग तो चाहिए। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग मिले तो फिर ये समझना कि बेकार है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक बार बढ़ गए, कल का इंतजार करना पड़ेगा। तो पहले तो 17,465 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए और बैंक निफ्टी में 40,700 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तो 2 क्रूशियल लेवल जिसके ऊपर बाजार को बंद होना चाहिए, हम उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये अब आप 17,465 की अहमियत पूछेंगे तो मैं बताऊंगा 3 दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग 17,465 की, पिछले 3 दिनों की, एटलीस्ट 3 दिनों की क्लोजिंग के ऊपर तो बंद हो। और 40,700 की क्लोजिंग जो है, जहां से हमने फॉल बड़ा देखना शुरू किया, तो बैंक निफ्टी एक बार उस रिस्क से बाहर निकल जाए और 40,700 के ऊपर बंद हो जाए, तो कम से कम हम ये मानेंगे कि बैंक निफ्टी ने तो कंफर्म कर दिया कि 39,600 बॉटम बन गया। आज निफ्टी में बॉटम बन गया, ये कंफर्मेशन के लिए फिर भी आपको थोड़ा इंतजार करने का पड़ेगा। वो 17,550 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तब जाके ये कंफर्मेशन आएगी। लेकिन फिर भी 2 क्लोजिंग मिल जाए, 17,465, 40,700, ये है। अभी तक की स्क्रीन देखकर लग रहा है कि मिलेगी। हाँ, अरे वाह, मिलेगी। उसकी रीजन ये कि आप जो कमजोर शॉर्ट्स हैं, जो नीचे के लेवल के, वो काटने के लिए आखिरी 1 घंटे तक का इंतजार करेंगे और वो जल्दी से नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, उसका कारण है जी, डाउ फ्यूचर उतना सपोर्ट नहीं कर रहा। 25 पॉइंट के ऊपर, ऐसा नहीं कोई डाउ फ्यूचर 150-200 पॉइंट ऊपर हो जो कि आपको बड़ा कॉन्फिडेंस दे कि चलो 200 नहीं तो भी 100 पॉइंट तो डाउ ऊपर बंदी हो जाएगा, ऐसी क्या बात है। सो डाउ फ्यूचर 25 पॉइंट ऊपर बंद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऊपर ट्रेड करना बड़ी बात नहीं है कि उससे आप ये नहीं कंफर्म कह सकते कि अमेरिका में ऐसे ही होगा। तो जो भी शॉर्ट सेलर है वो इंतजार करेगा आखिर तक, और आखिर तक अगर आपने दम नहीं तोड़ा, हिम्मत नहीं हारी और मजबूती के साथ टिके रहे, तो फिर आखिरी आधा घंटे में शॉर्ट कवरिंग होकर दिन के हाई पर बाजार बंद हो सकता है, जिसकी संभावना बन रही है। सो अभी हमें क्या चाहिए बचे हुए समय के लिए? डाउ फ्यूचर्स कमजोर ना हो, इतने ही 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे है, यही चले तब भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़ गया तो क्या नहीं किया। सो आई थिंक थोड़ा तैयार तो हो रहे हैं हम हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी के लिए। बेस 17,400 पर बनता हुआ दिख रहा है आखिरी 1.5 घंटे के लिए, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दीप, 17,400 के पुट पर लगभग 1.5 करोड़ शेयर हो चुके हैं
और 17,500 के कॉल्स पर लगभग 1.5 करोड़ शेयर। तो 17,400 17,500 बचे हुए समय के लिए जो ट्रेडिंग रेंज आपकी निकल कर आ रही है वो ये है, और उसको 2:30 बजे में विस्तार से बताऊंगा। तो फिलहाल ये एक्शन आप मानकर चल सकते हैं बाजार के लिए। तो धीमे धीमे ऊपर जाने की कोशिश, 17,465 के ऊपर बंद करवाइए आप। आज सुबह जो आपने 40,600 के टारगेट्स की बात करी थी और 40,700 अपसाइड लेवल बोला था, दोनों हाँ 500 575 675 वाला भी एक्चुअली आ गया ना। ये टारगेट आ गया बिल्कुल। चलिए, सारे लेवल्स भी आ गए, टारगेट्स भी आ गए, और हमारा आज के 2000 वाला आईडीएफसी डे हाई पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, वो भी स्टॉक मजबूती के साथ है, वो अभी आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। होल्ड करिए, ठीक है। तो ये है आपके लिए कुछ कॉल्स पर अपडेट और इंडेक्स की हाल बढ़िया मूड माहौल में है। आइए जान लेते हैं हमारी टीम के साथ ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी। ट्रिगर्स, कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में सबसे पहले तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, इस पर नजर रखिए। 16 फरवरी को इसका बायबैक खुला था, आज यहाँ पर ये बायबैक बंद होता हुआ दिखेगा। साथ ही G20 समिट 2023 में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है आज और कल के दिन मिलाकर, और कल के दिन में आपको 2-3 और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर रखनी है। सबसे पहले CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, ये कंपनी की मीटिंग होने वाली है डिविडेंड को लेकर। साथ ही जागरण प्रकाशन, इसका बायबैक खुलने वाला है, 16 तारीख तक ये बायबैक खुला रहेगा। साथ ही एक्स डेट है 361 वैम का, यहाँ पर बोनस इशू और जो स्टॉक स्प्लिट इन्होंने किया था उसका ये एक्स डेट होते हुए दिखेंगे। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फरवरी महीने का CPI आंकड़ा यूरोप का, और साथ ही जो ECB पब्लिश करेगी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के अकाउंट्स, वहाँ पर भी आपको नजर रखनी है। जहाँ तक 3 मार्च फ्राइडे की बात है, MCX क्रूड मिनी फ्यूचर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और साथ ही IPO के लिहाज से दिव्गी TTS, इसका IPO बंद होगा 3 तारीख को। स्टर्लिंग बायोटेक पर भी नजर रखिए। दिव्गी TTS क्या है? वही टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स। ये देखिए सर, ये बन गया नया। रट्टा मार क्या है ये लोग? सर काफी जगह जब पढ़ रहा था ना, जो उनका RHP था और अलग अलग रिपोर्ट्स थी, तो उसमें दिव्गी TTS भी। अच्छा, उन्होंने खुद ने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है दिव्गी TTS। अच्छा, हमें पता हो तो हम ओके, हमारी लाइफ ही पहले आसान हो तक जाती। हम साला है ना उल्टा ही काम करते हैं। लॉन्ग जो एब्रिविएशन से उनको पूरा करने में लगे थे, बड़ा नाम को शॉर्ट फॉर्म करना। कुशाल जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी चीज बताई आज। मुझे खुद प्रॉब्लम हुई थी काफी, और आप भी जब कर रहे थे तो आई थिंक सोल्यूशन एक। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो यहाँ पर नजर रखनी है। और स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी की डीलिस्टिंग होगी, तो शेयर्स में जो ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएगी। तो ये इवेंट्स आपको ध्यान रखना है अगले 3 दिनों के लिए। तो ये है आपके लिए सारे के सारे ट्रिगर्स आने वाले समय के लिए। आइए अरमान से जानते हैं आज की खबरें। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे पेट्रोनेट LNG, BPCL, टोरेंट पावर, GSPC, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि कोजेंसीज के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है। पेट्रोनेट LNG ने 3 कंपनियों को नोटिस भेजा है, और ये नोटिस इसलिए भेजा है, जिसमें नोटिस किन कंपनियों को भेजा है? BPCL, टोरेंट पावर और GSPC को नोटिस भेजा है। क्योंकि 430 करोड़ के बकाया की रिकवरी के लिए जो है ये नोटिस भेजा गया है। और अगर आप बता दूं मैं, 2021 की बकाया की रकम है जिसकी वसूली के लिए नोटिस भेजा गया है। अलेम्बिक फार्मा, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, US FDA से इनके एक इंजेक्शन की अर्जी को अंतिम मंजूरी जो है वो मिलती हुई दिखी है, और इस इंजेक्शन का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इंडोको रेमेडीज, यहाँ पर इनके गोवा प्लांट को US FDA से 4 आपत्तियां जारी होती हुई दिखी है, और 20 से 28 फरवरी के दौरान जो है जांच हुई थी। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 करोड़ से कम की FD पर ब्याज दरें जो हैं वो उन्होंने बढ़ा दी हैं, 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दी हैं। NCC, यहाँ पर इनको फरवरी में अगर अपडेट आया है कि कुल मिला के लगभग 2,400 करोड़ के आसपास के जो हैं इनको 3 नए ऑर्डर्स जो हैं कुल मिला के जो है वो मिलते हुए दिखे हैं। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर इनको 170 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है, और ये डेटा सेंटर के लिए जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। यूफ्लेक्स, ये इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद कंपनी का बयान आता हुआ दिखा है कि जो बोगस ट्रांजैक्शंस के आरोप हैं और उसी के साथ साथ जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, जो अघोषित संपत्ति है, उनसे कंपनी ने जो है उन्हें खारिज किया है और नकारा है। कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें BEL लगभग 26 लाख शेयरों के कई सौदे हैं, और एजस लॉजिस्टिक्स 15 लाख शेयरों के कई सौदे हैं। तो ये है आपके लिए सारे की सारी खबरें। ऑटो बिक्री के नंबर्स भी आ रहे हैं, उस पर ही थोड़ी देर में अपडेट लेंगे, बट M&M के नंबर्स अभी अभी आपको देखें। एक बार M&M के नंबर्स भी देख लेते हैं और फिर बाकी ऑटो बिक्री को ले। कुल बिक्री 8% बढ़ी है M&M की, 58,801 यूनिट पर आई है। CV बिक्री की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी आपको 3.5% की बढ़त दिखी है। तो ये आपके लिए अपडेट आते हुए दिख रहा है M&M की बिक्री। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपने मूवमेंट देखा है। यूटिलिटी व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ पर भी 10% की बढ़ोतरी आपने आती हुई देखी है। तो M&M की तरफ से अपडेट आ रहा है इस समय। आई थिंक थोड़ा अनुमान से कम है
ये आंकड़ा, क्योंकि हमने 19% की बढ़त का अनुमान लगाया था। तो जो 58,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा आया है 58,800, 8% की बढ़ोतरी है। हमने अनुमान लगाया था 64,600, तो हमारे अनुमान से कम है, इसलिए आई थिंक M&M थोड़ा वीक भी हो रहा है इस समय। आंकड़े अच्छे हैं बट अनुमान से कम है M&M के लिए। ये आपके लिए अपडेट है इस समय। ओके, तो चलिए करते हैं क्लोजिंग शो की शुरुआत। पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीप गुड आफ्टरनून। अनिल जी, एक ऐसा स्टॉक मेरे रडार पे आया है जो बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होता है, तो इसके लिए इसको डे ट्रेडिंग या आज के लिए ही ऐसा व्यू ना लिया जाए। मेरा व्यू अगले 2 से 3 दिनों का है, लेकिन मूव भी बड़ी होगी। एबीबी बाय करके चलना है। 3,300 का करंट भाव है, 3,303 305 के करंट भाव है। मल्टीपल टॉप्स इसने क्लियर किए हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसमें दिख रहा है, डेवलप हो रहा है, और ये पैटर्न का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। आपको एक 50 रुपए का स्टॉप लॉस लेना होगा 3,250 260 का, और मेरा मानना है 3,500 तक मूव वन वे आनी चाहिए। ऊपर अगर कंटिन्यू होती है तो 3,700 तक भी ये पोजिशनली जा सकता है। 3,700 ये अगले हफ्ते का व्यू होगा। ओके, तो ये है आपके लिए एबीबी वागले साहब की तरफ से, यहाँ पर रखनी नजर। बढ़िया मूव आ रही है। 3,700 का आपको पोजीशनल टारगेट लगाना है, 3,500 का ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। चार्ट कॉर्नर राकेश जी, कुणाल जी का। बताएं सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है कोल इंडिया। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। जब से स्टॉक एक्स डिविडेंड हुआ था, स्टॉक करेक्टिव मोड में चला गया था। आज उस करेक्शन के खत्म होने के संकेत आ रहे हैं। पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। साथ में स्टॉक इज ऑन एज ऑफ अ बिग ब्रेकआउट। तो जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है, या तो आज अभी भाग जाएगा, नहीं तो मोस्ट लाइकली कल गैप अप ओपनिंग स्टॉक में होनी चाहिए। तो कोल इंडिया पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, पूरा एक महीना यानी कि पूरे फरवरी के महीने में स्टॉक एक सीमित दायरे में कारोबार करता रहा, और आज उसका ब्रेकआउट आता हुआ हमें नजर आ रहा है नई महीने की शुरुआत में। तो हमें लगता है कि बहुत आसानी से स्टॉक 225 226 के लेवल्स दिखाएगा, जहां पर अगला चार्ट पर कंजेशन है, तो वो स्तर आने चाहिए। इन स्तरों पर बाय करके चले। स्टॉप लॉस रख लें 215 रुपए पर। 215 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है कोल इंडिया में। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 223 रुपए का, 223 का। इवेंचुअल टारगेट 226 रुपए का। तो 223 226 के टारगेट के लिए कोल इंडिया में खरीदारी करें। कुणाल जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप माने तो मैं अर्ज करूं। अनिल जी, मैं ना भी मानूंगा तो आप अर्ज तो करेंगे अनिल जी। 100%। इरशाद अनिल जी। हाँ 100%, बिल्कुल सही समझे आप। मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि सर आप कोई भी स्टॉक रिकमेंड करें, कुछ भी करें, अच्छा खराब भला, ये फरवरी की बात बार बार न लाएं। हाँ बड़ी मुश्किल से हम फरवरी भूलें। सैलरी आने के बाद हम भूलें कि फरवरी चला गया है। और वो बार बार फरवरी याद दिलाएगी, बहुत तकलीफ होती है दिल को। और बड़ी मुश्किल से कैसे 28 दिनों का महीना निकाला, हमारे जी जानता। जी कुणाल जी। अनिल जी, वैसे तो देखिए फरवरी आपके लिए अनिल जी प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि काम कम करना पड़ता है, दिन कम होते हैं। 28 दिन में पूरे महीने का वेतन मिल जाता है। तो अनिल जी फरवरी तो अच्छा ही माना जाना चाहिए। हे भगवान, बढ़िया हो, आप जैसा बॉस मिले थी हमें। 3 दिन की काट लेते पैसे। भरोसा स्पोकन लाइक अ ट्रू एम्प्लॉयर, एकदम लाइक जस्ट वी फील लाइक डेली वेजेज वर्कर्स। एग्जैक्टली। धन्यवाद कुणाल जी। आई होप कि बहुत लोग शो नहीं देख रहे हैं। ओके, तो ये कुणाल जी की और राकेश जी की तरफ से कोल इंडिया में खरीदारी करने की राय। आइए बिल्कुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। स्वागत है आशु सर आपका भी, बताएं सर। अनिल जी, मार्केट का व्यू जो परसों मंडे को सेम था, मतलब जो किया था कि एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और वो 17,600 तक मार्केट को ले जा सकता है, विच इज़ दी आई थिंक बेस्ट केस सिचुएशन। वो बाउंस बैक अनिल जी कल तो नहीं, आज हमने देखा। और अनिल जी इसी बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशन में निफ्टी का बुल स्प्रेड बनाया था, अच्छे पैसे दे रहा है। और अनिल जी पूरा स्वीट स्पॉट पे है कि कल तक जैकपॉट भी दे सकता है। दो हमारा डिसिप्लिन ये कहता है कि जब आपके पैसे 3 गुना हो जाए तो ज़रूर बुक करना चाहिए।
और सेम बैंक निफ्टी भी अनिल जी जो 6-7 रुपए का स्प्रेड था वो 50-60 रुपए दे रहा है, तो अनिल जी उसमें तो मतलब 8 गुना पैसे आ रहे हैं। मैं मतलब डिसिप्लिन अनिल ये होता है कि पैसे जरूर बुक कर लेने चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी, सब लोग 1-2 लॉट 5 लॉट मुझे नहीं पता कितने में करते हैं, मतलब बड़ी क्वांटिटीज में करते हैं, तो थोड़ी सी क्वांटिटी जैकपॉट के लिए रखनी चाहिए, बाकी बुक करना चाहिए। तो अनिल जी जो रेंज एक्सपेक्ट थी और जो बाउंस बैक एक्सपेक्ट था वो आ रहा है। एसबीआई का भी स्प्रेड था अनिल जी, वो तीसरा भी प्रॉफिटेबल है। अब अनिल जी मेरे पास एक कल का स्प्रेड है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्प्रेड है ये कल के लिए। अभी चल रहा है अनिल जी निफ्टी 17,440 के अराउंड। मुझे अनिल जी 9 मार्च की अगले हफ्ते की 17,500 की कॉल लेनी है और 2 मार्च की 17,500 की कॉल बेचनी है। अनिल जी ये 1:1 स्प्रेड है। हर बार सब लोग कहते हैं कि 1:2, ये 1:1 स्प्रेड है अनिल जी। इसकी कॉस्ट आएगी 67-68 रुपीज। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अनिल जी आज अगर ये मुझे 17,500 की कॉल लेनी है, अब कल अगर 50-100 पॉइंट ऊपर खुल जाता है तो शायद ये सौदा कल ही खत्म हो जाए, मतलब जो कल की एक्सपायरी है वो 527 बनेगी, मतलब 27 रुपए में अगर हम बेच रहे हैं तो, और ये कॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि 1:1 है। अगर अनिल जी ये 500 के नीचे रहता है तो ये 27 रुपए जीरो हो जाएंगे और इसकी कॉस्ट इतनी कम नहीं होगी, तो कल हम इसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 9 मार्च का ही 500 का जो लॉन्ग है उसके अगेंस्ट 700 का बेचेंगे। बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अनिल जी बड़ा इंटरेस्टिंग स्प्रेड है कि कल के लिए भी अगर मैं कल मतलब व्यूअर से बात ना कर पाऊं तो आपको जरूर मैसेज कर दूंगा। आज अभी अनिल जी 17,500 की एक कॉल लेनी है 9 मार्च की और 17,500 की कल की एक्सपायरी की एक कॉल बेचनी है 1:1, 67-68 रुपीज कॉस्ट। इसमें भी पैसे अनिल जी डबल होने के चांसेस हैं, नहीं तो अगले 2-3 दिन में अच्छे पैसे आ जाएंगे क्योंकि 17,500 के नीचे रही तो कल वाली तो जीरो हो जाएगी। और अभी मुझे लगता है अनिल जी मोमेंटम बने रहना चाहिए क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत हो रखी है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो अनिल जी अगेन ट्रेड मेरा इंडेक्स में है, शॉर्ट कवरिंग आएगी, अच्छा लगता है। स्टॉक्स में 2-4 को छोड़ के कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, एसबीआई के साथ बने रहना है। और अनिल जी जब भी आप फ्री हो मुझे पिछले मतलब कुछ 1-2-3-4 दिनों की कुछ छोटी छोटी सी ऑब्जेक्शंस हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। ओके ठीक है, अभी फिलहाल आपको 17,700 का कल का कॉल ऑप्शन बेचना है, राइट सर, और 17,500 का अगले हफ्ते का कॉल ऑप्शन। 17,500 का सेम स्ट्राइक प्राइस का लेना है, सेम का बेचना है, कल का बेचना है और अगले हफ्ते का लेना है, सेम का बेचना है जी। ठीक है, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए 17,500 का कॉल ऑप्शन, कल वाला बेचना है, अगले हफ्ते वाला खरीदना है। ये निफ्टी पर खरीदारी करें। इसकी कॉस्ट कितनी आती हुई दिख रही है, कुछ अंदाजा दे सकते हैं आप अभी कितनी कॉस्ट लगेगी ये दोनों करने में? 67-68 ओके अनिल जी 67-68 रुपीज। परफेक्ट, ठीक है। तो ये है निफ्टी पर आए आशु जी की तरफ से। बाकी तीनों ऑप्शंस जो स्प्रेड बताए थे आशु जी ने, तीनों पॉजिटिव है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और एसबीआई के। वहां पर आप होल्ड करें कल की एक्सपायरी तक। ये है आपके लिए अपडेट। आइए बिल्कुल सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी आई थिंक कल के शो में क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जिक्र हुआ था एंड मुझे लग रहा है अभी काफ़ी अच्छा यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप नज़र आ रहा है। जिस तरीके से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस रही थी स्टॉक में, काफ़ी हफ्तों से ये पर्टिकुलर सीक्वेंस थी, एक काफ़ी बड़े बेयर ग्रिप में ये स्टॉक ट्रेंड हो रहा था। कहीं जाकर इसने एक प्रोबेबल बॉटम के संकेत दिए हैं, लगभग अराउंड 300 के आसपास इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिया था, वो फॉर्मेशन का भी यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के फ्यूचर्स में, जो लगभग अराउंड 310-50 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाना है 307-50 पे एंड मोमेंटम मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 325 तक यहाँ पर एक्सटेंड हो सकता है। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है जिस इंटेंसिटी से ये रिवर्सल्स बने हैं पिछले कुछ दिनों में, मुझे लग रहा है काफी बड़ी ट्रेंड रिवर्सल के पोजीशन के लिए पोजीशन है ये काउंटर एंड लगभग अराउंड 340-345 के आसपास के स्विंग्स ही बन सकते हैं अगर हम इसे अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो आई थिंक बहुत अच्छे लेवल्स के आसपास ये मिल रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से 307-50 के स्टॉप लॉस के साथ 325 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स के फ्यूचर्स में। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, सीजी कंज्यूमर, ये है वो स्टॉक्स जहां पर फ्यूचर्स में खरीदारी करने के राय लेवल्स आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर सारे के सारे फ्यूचर्स के ही हैं। यहां पर करें आप फोकस खरीदारी करने के लिहाज से। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए फरवरी की ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर फोकस करने का। अब तक के जो आंकड़े आए कैसे रहे हैं बताने के लिए तैयार है कुशल हमारे साथ। कुशल बताएं। बिल्कुल सर, यहाँ पर नंबर्स मिले जुले देखने को मिले हैं। काफ़ी सारे ऑटो कंपनियों ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं, कुछ एक ने स्लाइटली लेस देन एस्टिमेट्स भी आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले मारुति सुजुकी की बात करते हैं।
देश की दिग्गज पैसेंजर व्हीकल कंपनी, यहाँ पर 1,69,500 यूनिट्स का हमारा एस्टिमेट था, उसके मुकाबले कंपनी ने 1,72,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स बेचे हैं। तो रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। पर दूसरी तरफ बजाज ऑटो आप देखेंगे तो स्लाइटली लेस देन एस्टिमेट्स है। आज इसकी मैनेजमेंट से हमने बात भी की थी सुबह इनके ऑटो सेल्स नंबर्स पर भी। साथ ही आप देखिए यहाँ पर 11% का कट आता हुआ दिखा है, 2,80,226 यूनिट्स अगर आप टोटल यूनिट्स के हिसाब से बात करेंगे तो 2,83,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था। तो स्लाइटली जितना एस्टिमेट था उससे कम आता हुआ दिख रहा है। एक्सपोर्ट्स पर खासा दबाव देखने को अभी भी इस महीने भी हमें आता हुआ दिखा, 38% की गिरावट वहां पर थी। स्कॉट्स यहाँ पर नंबर्स अच्छे आए हैं, इनफैक्ट 28% की ग्रोथ इस बारी कंपनी ने दर्ज की है 7,811 यूनिट्स पर। और अशोक लेलैंड आप देखेंगे तो स्लाइटली लेस देन एस्टिमेट्स यहाँ पर भी आते हुए दिख रहे हैं आंकड़े। 19,000 हमारा अनुमान था, 18,500 से ज़्यादा यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं, 26-27% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे आए हैं इनके, बट अनुमान से थोड़े कमज़ोर हैं। टाटा मोटर्स हमने देखा कुछ देर पहले इसके नंबर्स आए हैं, 15% की ग्रोथ वहाँ पर रही है। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स में 46,000 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले 42,862 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। और सीवी बिक्री भी अनुमान से कमज़ोर आती हुई दिख रही है, 3% की गिरावट के साथ 36,565 यूनिट्स पर। तो लार्जली मिक्स बैग आपको फरवरी महीना अब तक आता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है आपके लिए नंबर्स का पूरा विश्लेषण, ऑटो के जो आपके सामने आते हुए दिखें, इन पर पूरी तरह से आप कर सकते हैं फोकस। आइए बढ़ते आगे। डे हाइज के आसपास बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 17,435 पर निफ्टी है, 40,700 का डीप लेवल छुआ जरूर है, एग्जैक्टली 40,701 का लो हाई बनाया है। और 17,450 जो 450 की जो रेंज है, 465 प्रिसाइजली उसके करीब पहुंचा है निफ्टी भी। तो इम्पोर्टेंट दो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल पर पहुंच चुका है, जो पहली सुबह हम बात कर रहे थे जहां टच करना चाहिए था। आइए आशु जी भी कुछ पिछले 2-3 दिनों की कुछ अपनी मार्केट पर या कुछ राय रखना चाहते हैं, बताएं सर। नहीं अनिल जी, मेरी राय नहीं है, मेरी बहुत छोटी छोटी सी ऑब्जेक्शंस हैं जी। एक, अनिल जी आपने कल वो क्या कहते हैं गौतम शाह को बोला कि वो आशु जितना डरा रहा है या उससे ज्यादा डरा रहा है या मैं ज्यादा डराता हूँ। अनिल जी मुझे वो डराने वाली बात पे ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे ऑब्जेक्शन ये है कि अनिल जी मतलब जिस स्पिरिट में आपने वो बोला, उसी स्पिरिट में आपको मतलब मैं अनिल जी और तो किसी का मतलब हाइपोथेटिकल जैसे ना सारे काल्पनिक पात्र हैं, हाँ। तो मैं कुणाल जी का नाम ले लेता हूँ। हाँ। कभी ऐसा मैंने आपको कहते हुए नहीं सुना कुणाल जी या किसी को कि आप सब्ज बाग दिखा रहे हैं, आप सपने दिखा रहे हैं, आप लुभा रहे हैं उससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। तो अनिल जी दोनों तरफ जहाँ डराने के लिए भी हाईलाइट करते हैं, तो ये वाला हाईलाइट भी होना चाहिए अनिल जी कि बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा रहे हैं। और दूसरी अनिल जी एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये है, आज आपने ना एक बहुत बढ़िया बात बोली और बहुत ही प्यारी बात। आप जब दीप को सुबह बता रहे थे ना कि जब लगे कि बिल्कुल खत्म हो गया है, मन बिल्कुल उचाट हो जाए, लग रहा है कि बस अब तो खराब ही है, अब मतलब लॉसेज लेने का मन नहीं हो, फैटीग आ जाए, वो आ जाए, वही टाइम होता है नहीं बेचने वाला। तो अनिल जी उसी स्पिरिट में जब लगता है, जब वो बातें होती हैं कि टाटा पावर 500 हो जाएगा, नौकरी 10,000 हो जाएगा, अब की बार 19,000, अब की बार 21,000 स्टॉक के लेंगे, तब भी अनिल जी दीपक को अब मैं नोट करूंगा कि आपको समझाना है कि दीपक यही टाइम होता है नहीं लेना और बेचना है। तो अनिल जी दिल से आप बुल हैं, दिमाग से आप इन्वेस्टर हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा अनिल जी, मैं आपके एक्सपीरियंस को वो रख के ये आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। तो अनिल जी दो चीजें ना मुझे आपका ये ऑब्जर्वेशन चाहिए। और तीसरी भी चीज अनिल जी, एक ये जो हिस्ट्री होती है ना, जो आपने बताई कि 3 महीने आज तक 4 महीने कभी मंदे नहीं हुए, यानी जी हिस्ट्री तब तक हिस्ट्री रहती है जब तक हम हिस्ट्री की डिस्कशन नहीं करते। आपको याद है एक ऐसी हिस्ट्री दिसंबर में आई थी कि दिसंबर में लिया हुआ माल जनवरी में बिकता है। अनिल जी लोग बिक गए जनवरी फरवरी में, माल नहीं बिका वो दिसंबर वाला। तो अनिल जी डेटा और स्टडी और एक्सपीरियंस उसी में जोर करिए, हिस्ट्री के चक्कर में मत पड़िए। 10 में से अगर 9 बार बिक जाए तो उसे बिका हुआ ही माना जाएगा। 11वीं बार नहीं बिका ना, कोई बात नहीं, 10 में से 9 बार तो बिका है। तो इतिहास तो ऐसे ही बनता है। अच्छा, रहा सवाल एक और स्टडी का, जो इस आज सुबह भी हमने रखी है कि 3 महीनों की कमजोरी के बाद चौथा महीना हमेशा मजबूत होता है। तो अभी ये भी अपना मार्च का महीना अपने सामने देखेंगे सर, हो सकता है गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप हर चीज को प्रेडिक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ पुराने डेटा के बेसिस पे करते हैं, किसी बेसिस पे करते हैं। गलत सही होना अपनी जगह, इसी रिसर्च को हम कल सुबह और आगे बढ़ाएंगे, मैं कल फिर रखूंगा। तो इसमें सिंपल सी चीज है कि हर आदमी अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, आप भी हैं, मैं भी हूं, जिसको जो लगता है कहने के लिए मैं भी कह सकता हूं। आशु जी आपने भी कभी 18,800 पे नहीं बोला कि सारा बेच दीजिए, जीरो कर दीजिए, राइट?
न मैं बोल सकता हूँ 18,800 पे, ना आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो आखिर के 800 पॉइंट 500 पॉइंट की जो तेजी होती है ना, वो इतनी ज्यादा होती है कि आपने 200-300 पॉइंट भी पहले बोल दिया कि जीरो कर दीजिए, तो स्टॉक 10-15% उन 300 पॉइंट भी बढ़ते हैं। बिल्कुल। तब अपने को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारा काम है लोगों को धीरज देना, जब खराब हो जाए सब ठीक हो जाए। ये बात जो हम कह रहे हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए हर रोज सुबह स्ट्रेटेजी होती है जिसमें बाय और सेल दोनों आता है, क्लियर कट स्टॉप लॉस के साथ आता है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को मिक्स न करें। आप जो बात कर रहे हैं वो ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं कि ट्रेडर्स पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, डिसिप्लिन नहीं करते। अगर कोई डिसिप्लिन नहीं रखेगा लाइफ में तो वो तो उसकी प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ेगा ना। जी बोलिए। हाँ अनिल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनिल जी, मैं ट्रेडर्स की ज्यादा बात करता हूँ और मैं अनिल जी ट्रेडर्स की ना रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। क्योंकि अनिल जी मैं ना मतलब सबसे बड़ा फैन हूँ टाइमिंग का हूँ। टाइमिंग सबसे बड़ी चीज है अनिल जी। स्किल है इस मार्केट में ना, धीरे धीरे मॉडल जो बन रहा है टाइमिंग का है। तो टाइमिंग होती है एक हफ्ते में एक्सपायरी यहाँ होगी या नहीं होगी, एक महीने की एक्सपायरी यहाँ होगी या नहीं होगी। लॉन्ग टर्म तो अनिल जी नॉन अकाउंटेबल चीज है, कुछ भी कह दो, किसने देखा 5 साल 10 साल। तो अनिल जी जिस चीज में अकाउंटेबिलिटी नहीं है मैं उस चीज को इतना मानता ही नहीं। 5 साल 10 साल ट्रेडर्स के लिए बहुत फेयर। क्यों नहीं देखा आशीष जी? 5 साल 10 साल क्यों नहीं देखा? इन्वेस्टर्स को तो 5-10 साल ही सोचना पड़ेगा। 5-10 साल नहीं सोचेगा तो पैसा कैसे बनाएगा? हर आदमी को अपने ट्रेडर थोड़ी बनाना है, अपने को इन्वेस्टर बनाने हैं, ट्रेडर नहीं बनाने हैं। ट्रेडर तो जिसकी मर्जी से, जिसके डीएनए में या जिसकी कुंडली में लिखा है कि वो ट्रेडर बनना चाहता है वो बनेगा। आइए हिमांशु जी कुछ कहना चाहते हैं। जी हिमांशु जी। हिमांशु जी, अच्छा बंसल जी कुछ कहना चाहते। जी बंसल जी फरमाए। नहीं अनिल जी, मेरा हाथ अनिल जी गलती से उठ गया। नहीं, मैं तो किसी और चीज को मेंशन कर रहा था। हिमांशु जी अनिल जी अभी हाथ उठाए। अच्छा ठीक है। नहीं ठीक है, मैंने कहा फिर ये ना लगे कि मैंने बोलने का मौका नहीं दिया। अच्छा वागले साहब, आपकी उंगली तो गलती से नहीं उठी, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें गलती से नहीं। हाँ, क्योंकि टेस्ट मैच में सारी उंगली उसी वक्त उठ रही थी जब इंडिया बैटिंग कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करी तो उंगली किसी की उठ नहीं रही। आपने तो सोच समझ के उठाई है ना, बताए सर। हाँ बिल्कुल। अनिल जी, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता था ये डिस्कशन में। जी। ट्रेडर बना नहीं पड़ते, वो खुद बन जाते हैं। इन्वेस्टर अगर बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट होती है। ट्रेडिंग में छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनते हैं और जो खड़े होते हैं उसमें बड़े लॉसेस बनते हैं। तो आशु जी भी जो कह रहे हैं वो कुछ गलत नहीं है, मतलब टॉप पे कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन इन्वेस्टर होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ट्रेडर होना। 100% नहीं, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। और सबका अपना अपना व्यूअर, हम तो सबके व्यू का सम्मान करते हैं। आशु सर जो बोलते हैं जेन्युइनली, उनकी भी चिंता है कि लोग एक एक लॉट में लाखों रुपए खो देते हैं, खड़े रह जाते हैं, वो बात फैक्ट है। इसमें आशु जी जो मैं एक चीज जो आपको कहना चाहता हूँ, फर्क सिर्फ इतना है, आपकी और हमारी चिंताओं में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें कहाँ सावधान करना है और कहाँ कॉन्फिडेंस देना, उसकी टाइमिंग को लेकर शायद इश्यू हो सकता है ना। आप जहाँ ज्यादा डराने की कोशिश करते हैं वहां मैं ज्यादा कंफर्ट देता हूं, और जहां मैं शायद ज्यादा लोगों को पॉजिटिव करता हूँ वहां पे शायद आपको ज्यादा लोगों को डराने की जरूरत है। फर्क इतना ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं। अनिल जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ नहीं अनिल जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये आपने जो कल बात बोली ना गौतम को, बिल्कुल परफेक्ट बोली है। उसमें प्रॉब्लम पता है क्या अनिल जी, अगर मैं कोई चीज वो 2 दिसंबर से बोल रहा हूँ, जनवरी बोल रहा हूँ, फरवरी में, तो 2-3 महीने आ जाके ना वो वैसे ही वो स्माइल नहीं रहती है, नहीं जो गुस्सा आ जाता है। तो शायद वो जो लास्ट लेग पे है वहां पे आप एक लेवलर का रोल प्ले करते हो और वो बहुत अच्छा रोल प्ले होता है, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं मैं एक चीज आपको कह रहा हूँ। देखिए गौतम जी को कल जब हम बात करते हैं, मैं तो हल्के फुल्के अंदाज में कई बार और आपको याद न करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अगर आपको बुरा लगा हो आशु जी कि मैंने आपका रेफरेंस दिया, तो मैं दिल से माफी मांगता हूँ। ऐसा आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपका रेफरेंस देके, लेकिन मैंने बिल्कुल हल्के फुल्के। हाँ अरे अनिल जी बिल्कुल भी नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं तो बल्कि आपको ये बताना चाहता था कि जो एक कई सालों से मैंने प्रथा चालू की, कहीं पे भी हूँ मैं जी बिजनेस देख रहा होता हूँ और अपना नाम सुन के, तो अनिल जी अगर आप याद करेंगे तो बहुत खुशी होती है। तो प्लीज कोई माफी वाली बात नहीं है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने कहा मुझे उस व्यू पे ऑब्जेक्शन है ही नहीं अनिल जी, मैंने डराया बिल्कुल, मैं तो डराता हूँ, मैं तो उस पर बड़ा प्राउड फील करता हूँ। अनिल जी तो बिल्कुल नहीं, वो आप गलत समझे, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ अनिल जी, वो ये ना जो लुभाने, जब बहुत ज्यादा लोग लुभाते हैं वो भी बोला करिए अनिल जी।
नहीं बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा अपने आप को सुधारने की, लेकिन वो आपका खौफ बना रहना चाहिए, नहीं तो वो शोले में था ना डायलॉग, यहाँ से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो कहती माँ सो जाए बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। एग्जैक्टली तो ये खौफ आपका तेजी के वक्त बने जब 18,000 हो, 18,500 हो, 18,800 कि बेटा बेच दे सब, नहीं तो आशु जी आने वाले शो में खरीदता है। चलिए बढ़िया, इस तरह के हेल्दी डिस्कशन होने ही चाहिए और आपस में खुल के सबकी बातचीत। और मैं आशु जी नहीं, मैं आप सबको, जैसे वागले साहब ने पार्टिसिपेट किया, जनरली वागले साहब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सबको इस तरह की चर्चाओं में भाग लेना चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए, अपना मत रखना चाहिए, तभी एक हेल्दी आपके डिस्कशन का माहौल होता है। हाँ, और किसी को जरूरी नहीं हम एक दूसरे से सहमत हो, इतना सब होने के बाद भी मैं आशु जी से सहमत नहीं होऊंगा और वो भी मुझसे नहीं होंगे, मुझे पता है। जी वागले साहब कुछ कहना चाहते हैं? बिगुलिया सर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं अनिल जी, एक इम्पोर्टेंट बात है जी। और आई थिंक हमारा ये रोल है, क्योंकि मैंने इतनी जिंदगी में अभी लास्ट 25-30 साल में इतनी ट्रेनिंग की है और मैंने ऐसे लोगों को देखा है तो जो ज्यादातर ट्रेडिंग के क्या बोलेंगे जोश में होश खो बैठते हैं और अपना पोर्टफोलियो बिकता है। ये होना नहीं चाहिए, ये एक क्लियर कट मैसेज जाना जरूरी है। ट्रेडिंग अपनी जगह पर है, उसका एक अलग जगह है, इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पर है। आप भले ट्रेडर बने ना बने, इन्वेस्टर आप नहीं बनेंगे तो आपका नुकसान। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो ये था हमारा पूरा लब्बो लुबाब जो डिस्कशन हुआ उसका। बढ़ते आगे, वक्त है सेठी साहब से मुलाकात। क्या टाइमिंग देखिए, डिस्कशन खत्म ही सेठी साहब के आगमन से हुआ। सेठी साहब अगर थोड़ा लेट हो जाते तो चलता रहता। बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब फरमाएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, दो स्टॉक्स है आज खरीदारी करने के, एक कैश का स्टॉक है और एक F&O का स्टॉक है, फ्यूचर्स का स्टॉक भी है। अरे वाह, बताएं सर। अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है वो स्टॉक का नाम है रामकृष्ण फोर्जिंग्स, RK फोर्ज के नाम से ये NSE का टिकर है, जो अभी 261, 262 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। स्टॉक पहली बार रिकमेंड कर रहा हूँ अनिल जी। एक बहुत ही दमदार कंपनी है जो फोर्जिंग कंपोनेंट्स बनाती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, फिर रेलवे वैगन्स, कोचेस के लिए, और कई सारे इंजीनियरिंग पार्ट्स भी बनाती है। मेनली रेलवेज को, ऑटोमोटिव सेक्टर को, अर्थ मूविंग और माइनिंग इक्विपमेंट, फार्म इक्विपमेंट, स्टील प्लांट्स, इन सब सेक्टर को कैटर करती है। जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, टाटा मोटर्स, इंडियन रेलवेज, फिर BEML, BHEL, डाइमलर, वोल्वो, इन सबको कैटर करती है। एक्सपोर्ट से आते हैं 40% से ज्यादा के रेवेन्यूज, और इनका मेनली कारोबार है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में। और नई कैपेसिटी इनकी आ रही है जो सितंबर 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगी, तो उसके बाद कंपनी के टर्नओवर में 60 से 70% बढ़त होने के आसार है, या बढ़त होगी। बाकी कंपनी का आजकल पूरा फोकस है ईवी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। रिसेंटली इनको ऑर्डर्स भी मिले और इन्होंने एक स्टार्टअप है सुयो मैन्युफैक्चरिंग, TSUYO, सुयो मैन्युफैक्चरिंग नाम के एक ईवी सेक्टर की स्टार्टअप है, उसको एक्वायर किया, 51% में स्टेक लिया है। फिर एक JMT ऑटो करके इसी सेगमेंट की कंपनी है जो NCLT से इनको एक्वायर कर रहे हैं, जिसका अप्रूवल अवेटेड है। तो ये सब भी एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों के लिए। बाकी रेलवे सेगमेंट हम देख रहे हैं ग्रो कर रहा है, तो उसका फायदा होना है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। फाइनेंशियल्स देखते हैं तो दिसंबर 22 में पैट आया 61 करोड़ का, जो पिछले साल दिसंबर में 45 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, 15-16 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि सेक्टर में बाकी स्टॉक्स अराउंड 40-45 के मल्टीपल्स पे है। FISDIS का भी भरोसा है, 18.7% स्टेक ओन करते हैं। इसमें भी MIT है अराउंड 3.76%, और कई बाजार के दिग्गज निवेशक भी इसमें निवेशित है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, इस गिरावट में एक अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 280 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है और 250 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो RK फोर्जिंग ये है वो स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। ऑटो से जुड़ी सारी कंपनियां हैं बिल्कुल रडार पे। अच्छा, सेठी साहब ने कहा दूसरा स्टॉक F&O वाला है ना सर? हाँ बिल्कुल अनिल जी, फरमाएं। F&O का स्टॉक। और अनिल जी, आजकल तो पिछले 2-3 दिनों में मैंने कई सारे F&O के स्टॉक्स दिए। एक बार नाम बता देता हूँ। मैंने हाल ही में एक तो इंडियन होटल्स रिकमेंड किया जो अच्छा कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया मंडे को 530 के लेवल पे, अभी वो भी 540 के आसपास ट्रेड करता है। और सबसे अच्छा तो अनिल जी AB कैपिटल था, फ्राइडे को रिकमेंड किया मैंने, आपको भी बोला था, आप खुश हो गए वो स्टॉक सुन के। 142 के लेवल पे रिकमेंड किया था, अभी 152-53 है। और आज शायद कुणाल जी और राकेश जी के भी रडार पे आया है, तो मेरा तो टारगेट अचीव हो गया। 152 का शॉर्ट टर्म टारगेट था। अनिल जी, जो आज का F&O का स्टॉक है, एक NBFC स्टॉक है L&T फाइनेंस, जो अभी 90 रुपए के आसपास मार्च फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं।
बहुत ही दमदार नतीजा है इस क्वार्टर के। पैट आया 452 करोड़ का, जो पिछले साल 307 करोड़ का पैट था। फिर कंपनी के इस तिमाही के नतीजे में देखा गया रिटेल पे एक अच्छा खासा फोकस है, विच इज गुड। बाकी अच्छी मैनेजमेंट है, एल&टी ग्रुप का मैनेजमेंट है, फिर अच्छी ग्रोथ कंपनी दर्ज कर रही है और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, 66.2%। एफआईज डीआईज भी निवेशित है और मुझे लगता है ये जो एनबीएफसी स्पेस है, जैसे एबी कैपिटल अभी हाल ही में रिकमेंड किया और अच्छी बढ़त उसमें देखी गई, मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा करना चाहिए एक अच्छे लेवल पर। इस बाजार की गिरावट में भी स्ट्रेंथ इसमें थी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं टूटा, 86-87 के लेवल्स पे आया और वहां से आज अच्छी रिकवरी देखी जा रही है। इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 96 का और स्टॉप लॉस रखना है 88 रुपीज का। 96 का टारगेट, 88 का स्टॉप लॉस। फ्यूचर्स में एल&टी फाइनेंस यहां पर करे खरीदारी और कैश कॉल है आरके फोर्जिंग, रामकृष्ण फोर्जिंग, 280 का टारगेट और 250 का स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। जबरदस्त फॉर्म में है सर हमारे बाजार। डेज हाई पर ट्रेड हो रहा है, 17,450 निफ्टी ने क्रॉस किया है, 40,650 के ऊपर बैंक निफ्टी है, 400 पॉइंट की तेजी दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर है, 100 पॉइंट ऊपर। नैस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। यूरोप के बाजार डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। रुपया भी 17 पैसे मजबूत है। एशिया में भी आज अच्छा माहौल था। हांगकांग 4.25% ऊपर था अनिल जी, क्योंकि वहां से जो रीसेंट इकोनॉमिक डेटा आ रहा है चाइना में, स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर, बाकी स्पेंडिंग को लेकर, वो काफी मजबूत रहा है। तो आज ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड में है और फॉर अ चेंज हम भी अच्छे मूड में है सर। क्या करना है? नहीं तो यूजुअली ग्लोबल मार्केट के अच्छे मूड में हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आज हम कर रहे हैं। सेकंड वाली लाइन अच्छी लगी है, हम भी अच्छे मूड में। चलिए बढ़िया है। दीप का मूड अच्छा है और दीप का मूड अच्छा है तो दीप आपके अच्छे मूड में एक चीज कह दूं मैं जी, पूरी संभावना ये कि डे हाइस पर बाजार बंद होंगे, डेटा ये बता रहे हैं। अच्छा। दो चीजें एकदम साफ डेटा में दिख रही है कि 17,400 के नीचे बंद होने को आज तैयार नहीं है निफ्टी। हाँ, 17,500 के ऊपर भी नहीं होगा, ये भी संकेत साफ है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? 17,400 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 17,500 के कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 17,400 के पुट पर 1,40,00,000 शेयर है, तो 17,500 के कॉल पर, 17,400 के पुट पर 1,40,00,000 शेयर है और 17,500 के कॉल्स पर लगभग इतना ही, 1,50,00,000। तो दोनों पिलर्स आपके एकदम हो गए सर सेट। लगभग 1.5 करोड़ शेयर आपके पुट और कॉल में, 17,400, 17,500 क्लियर है। ऐसे में पूरी संभावना है कि आप 17,450 से 17,500 के बीच में कहीं न कहीं आज बंद होने की कोशिश करेंगे और वो जो क्लोजिंग होगी डे हाइस के आसपास कहीं न कहीं होगी। 5-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट डे हाई के आसपास। ये एक चीज क्लियर दिख रही है निफ्टी की। तो यहां से भी थोड़ी और तेजी बन सकती है और अगर 17,465 के ऊपर आज बंद होते हैं तो क्लोजिंग बहुत बढ़िया मानी जाएगी, जो अब 10 ही पॉइंट बचा है। और 40,700 के ऊपर निफ्टी अगर आज बैंक निफ्टी आज बंद होता है तो बहुत बढ़िया मानी जाएगी, जो 30 ही पॉइंट बचे। सो आप दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास या इसके ऊपर बंद होने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए 3-20 की स्ट्रेटेजी आज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, क्लोजिंग तक अपने एक ही काम करना है, 17,400 को बचा के रखना है, 40,500 को बचा के रखना है, जो कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम है नहीं, बचे रहेंगे दोनों, ये डेटा में साफ दिख रहा है। पॉइंट नंबर 1। अब आइए पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में यहाँ पर भी लग रहा है 40,700 के आसपास, डे हाई के आसपास या उसके ऊपर बंद हो सकता है, नीचे की रिस्क कम है। सो आई थिंक अब इस वक्त अगर आपको कोई ट्रेड करना है फ्रेश निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो ऑप्शंस के जरिए लॉन्ग करना चाहिए। एट द मनी वाले ऑप्शंस अगर आप लेंगे या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेंगे कल की एक्सपायरी वाला, तो आपको सस्ता मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको बैंक निफ्टी की तेजी खेलनी है, 40,700 का कॉल आपने ले लिया, 41,000 का बेच दिया, समथिंग लाइक दैट, या 41,200 का बेच दिया, तो वहां पे क्या आज और कल की एक्सपायरी में आप सेफ हो जाएंगे। ये आपके लिए डेटा साफ दिख रहे हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ आज आप उठ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये है एकदम आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए बढ़ते आगे। सुमित जी तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर, और उसके बाद आशु सर की भी एक स्ट्रेटेजी आ रही है। पहले सुमित जी के लिए बोल कैश का ऑप्शन। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, सुबह कैनरा बैंक बाय का ऑप्शन दिया था, उसके अंदर टारगेट हिट हुआ है तो उसके टारगेट हिट का मोहर लगा सकते हैं। और अब जो कैश का ऑप्शन में जो स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन अभी मेरे रडार पे है, मेटल सेक्टर के अंदर एक अच्छा रिबाउंड, एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 114 रुपए 10 पैसे। स्टॉक का नाम है एनएमडीसी। एनएमडीसी के अंदर मोमेंटम बन रहा है, एक अच्छी खासी गिरावट के बाद एनएमडीसी में यहाँ से पुल बैक और बाउंस बैक के संकेत बन रहे हैं। तो एनएमडीसी के अंदर
115 का कॉल अभी 3 रुपए 20 पैसा 3 रुपए 25 पैसा पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। एनएमडीसी के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 118 रुपए से लेके 121 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 111 110 रुपए के पास है। तो एनएमडीसी के अंदर यहाँ से मार्केट्स में अगर 1-2 दिन भी रिबाउंड आया तो एनएमडीसी में एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। इसके लिए 115 का कॉल अभी यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, 2 रुपया 25 पैसा इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर इसका पहला टारगेट बनेगा 4.5 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 5.5 रुपए का। एनएमडीसी का 115 कॉल खरीदारी करें 2.25 के स्टॉप लॉस से, 4.5 से 5.5 के टारगेट्स के। 4.5 से 5.5 के टारगेट, 115 का कॉल खरीदारी करनी है एनएमडीसी। ये है आपके लिए काउंटर। मेटल्स में आज जबरदस्त बाउंस बैक भी है। आइए स्विंग के सुल्तान आशु मदान के लिए बिगुल। बताएं आशु सर। दीपांशु, कल की एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का बुल स्प्रेड बनाना है। 40,800 की एक कॉल लेनी है और 41,000 की 2 कॉल बेचनी है। इस स्प्रेड को बनाने के जो कॉस्ट आएगी 16-17 रुपए। अब दीपांशु, इसमें ना 3 प्रीमाइस हैं इस स्प्रेड को बनाने में। एक तो मार्केट, अनिल जी की कमेंट्री और अनिल जी की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है कि हम इससे नीचे मतलब जो लेवल्स दिए नहीं होंगे और चांसेस है कि ऊपर की तरफ हम और जाएं। सेकंड प्रीमाइस है कि कल हम गैप अप भी हो सकते हैं, क्योंकि इतने एक कैलकुलेटेड रिस्क है कि इतने दिन से जो डाउन एस्डेक गिर रहे हैं, मतलब एक रिकवरी जरूर उसके अंदर आएगी। जैसे हमने कल बोला था कि इवन इफ मार्केट इज खराब, एक बाउंस बैक जरूर आना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि यहां से अगर मार्केट रुकता है तो और 300-400 पॉइंट की रिकवरी आ जाएगी। और तीसरी चीज दीपांशु ये है कि हमारे पिछले स्प्रेड में हमने पैसे बनाए हैं, तो इसमें कॉस्ट मेरी नीचे की तरफ क्या जाएगी, 16-17 रुपए। सेफ कहां तक है, 41,200 तक। अगर कल 200-250 पॉइंट का गैप अप हो जाता है या 100-150-200 का गैप अप हो जाता है या आज ही आधे घंटे में शाम को आ जाता है, तो 16-17 रुपए फिर 3 गुना पैसा हमारे को दे सकते हैं। तो मुझे ये 3 रीजन, एक अनिल जी की स्ट्रैटेजी, दूसरा एजम्पशन और मतलब वो क्या कहते हैं, एक पंट ऑन के डाउन एस्डेक में रिकवरी आएगी, तीसरा डेफिनेटली जिस तरह से हमारी मार्केट की क्लोजिंग हो रही है कि इसमें ये आज छोड़ने के मूड में नहीं है, आज आधे घंटे में या कल गैप अप के चांसेस पूरे हैं। तो इन तीनों वजह से मुझे लगता है कि बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क है। मतलब जाने में नीचे में डर तो नीचे का होता है, 16-17 रुपए हैं और ये 16-17 फिर 3 गुना पैसा दे सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी, जैसे निफ्टी का तो हमने कैलेंडर स्प्रेड दिया कि 500 की लेनी है, 500 की, क्योंकि मुझे अगले हफ्ते भी चलानी है। ये बैंक निफ्टी की कल तक के लिए के लिए ही स्ट्रैटेजी आ रही है आशु जी की तरफ से। 40,800 की कॉल खरीदनी है, 41,000 की 2 कॉल्स बेचनी है। दोनों कल ही की एक्सपायरी की हैं और 16-17 में आपका ये स्प्रेड बनेगा, वहां से फिर अच्छे मुनाफे आपको आ सकते हैं। ये है अपडेट। हिमांशु जी की कॉल भी है तैयार, बिगुल हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी बताएं सर। दीप, इस पूरी रिकवरी में निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, तो वहां पर क्लियरली फोकस रहना चाहिए। और अभी ऑलरेडी थोड़ी देर पहले सुमित जी ने भी एनएमडीसी रिकमेंड किया, एनटीपीसी पे खरीदारी की सलाह दी गई थी, ओएनजीसी पे हम लोगों ने रिकमेंड किया है। वो स्टॉक्स मुझे लगता है कि बिल्कुल वहां पर बने रहे, एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और एक और पीएसयू स्टॉक जो कि मुझे लगता है काफी अच्छी आज एक क्लोजिंग दे रहा है, वो स्टॉक है पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसके स्पॉट लेवल्स लगभग 149-50 के आसपास है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 155 और 158 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए पीएफसी में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। यहाँ पर स्टॉप लॉस 147 के नीचे का लगाकर पीएफसी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। के पीएफसी खरीदारी करने की राय। और पीएफसी सुबह सुबह कुणाल जी की भी आज पिक ऑफ द डे के तौर पर था। ओहो, अच्छा बढ़ गया। कुणाल जी बधाई स्वीकार करेंगे? अनिल जी बिल्कुल बधाई भी स्वीकार कर लूंगा अनिल जी, और मेरी ओर से धन्यवाद भी दे दीजिए अनिल जी कि उन्होंने खरीदारी की राय दी। और अनिल जी मेरे सारे लक्ष्य लेकिन इसमें हासिल हो गए। हाँ बिल्कुल बराबर। 149 रुपये का टारगेट सुबह दिया था, 149 के तो ऊपर ही ट्रेड करा है और 152 का दूसरा टारगेट आई एम श्योर वो भी जाकर आया है। तो हिमांशु जी की तरफ से राय खरीदारी की पीएफसी में। अगला बिगुल है सचिन जी के लिए, बीटीएस डबल टी वाला। फरमाए सर। अनिल जी, यहाँ पर हिंडाल्को में मुझे लग रहा है अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनलॉक होनी चाहिए। अपने प्रीवियस 2 दिनों के हाईज अभी इसने निकाल दिए हैं एंड जिस तरीके से यहाँ पर डेटा शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है एक अच्छा क्विक पुल बैक हो सकता है 430 लक्ष्य तक। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस 412 पे लगाना है फ्यूचर्स में।
एंड लगभग मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में 430 के आसपास के स्विंग्स भी इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ सकते हैं। पिछले 5 हफ्तों से लगातार यहाँ पर एक लो बॉटम सीक्वेंस थी एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर फिलहाल जो एक स्विंग बना है 400 के नजदीक, आई थिंक ये पर्टिकुलर स्विंग शायद इमीडिएटली ब्रेक नहीं होना चाहिए एंड उसके बाद मुझे लग रहा है काफी अच्छा एक कंफर्मेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। तो 430 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर जरूर पोजीशन बनाए हिंडाल्को में 430 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाने की राय। और सचिन जी भी अपनी कुछ राय देना चाहते हैं ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टर्स पे। तो सचिन जी बताएं सर, क्या कहना चाहते हैं? अनिल जी, जिस तरीके से डिस्कशन हो रहा है, आई थिंक एक काफी इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर फॉलो होता है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडर काफी डिसिप्लिन होता है और इन्वेस्टर काफी फेथफुल होता है। तो अगर ये पर्टिकुलर इक्वेशन दोनों में शिफ्ट हो गया, अगर ट्रेडर अपना डिसिप्लिन छोड़ के अगर फेथ पे ज्यादा भरोसा रखने लगे कि मार्केट यहाँ से मुझे मेरे फेवर में आएगा, तो आई थिंक उसके बाद जो फेलियर्स होते हैं वो फेलियर्स काफी क्रिटिकल हो जाते हैं। तो आई थिंक ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्लियरली देखना चाहिए कि मैं कितना डिसिप्लिन अप्रोच में बैठता हूँ। तो मुझे लग रहा है फिर ट्रेडिंग को ही आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए एंड इन्वेस्टिंग आई थिंक क्लियरली एक अलग बॉल गेम हो जाता है। तो आई थिंक दोनों में ये पर्टिकुलर इक्वेशन अच्छी तरह मेंटेन होना चाहिए। अगर इक्वेशन थोड़ा शिफ्ट हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पर फेलियर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यही तो मुश्किल काम है ना सर, हो नहीं पाता, प्रॉब्लम यही है। ट्राई तो यही करते हैं, लेकिन हाँ बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट कही सचिन जी ने कि दोनों में आपको समझना और बैलेंस बनाना जरूरी है। बिल्कुल, तो क्योंकि ट्रेडर गिरते बाजार में बेचेगा, बढ़ते बाजार में ले गई, वो ट्रेंड के साथ रहेगा। इन्वेस्टर ट्रेंड के बिल्कुल विपरीत लेगा, उसको नीचे के बाजार में खरीदना है और ऊपर के बाजार में बेचना है। लेट्स सी क्या होता है। आइए, इस बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आप सबके लिए है जो मैं बताना चाहता हूँ। जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हमारे सारे एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स जो भी हैं, ट्रेडर्स, उन सबके लिए ये खबर है। और ये खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पेनी स्टॉक्स नहीं होते, बहुत सारे छोटी छोटी प्राइस के, कम ट्रेडिंग वाले, अनजाने, जिनके नाम आपको पता नहीं होते, 2-4 रुपए जिनका भाव चलता है, जिनके भाव सर्किट टू सर्किट चलते हैं, ऊपर चलेंगे तो ऊपर ही ऊपर चलेंगे, नीचे चलेंगे तो नीचे नीचे चलेंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड होता है कि अनजाने टाइप वाले शेयरों के गलत तरीके से भाव चढ़ाना और फिर मौका मिलते ही बेच कर निकल जाना। शेयर मार्केट में इस तरह का ट्रेंड पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में अब ये और ज़्यादा चिंता पैदा करने वाला है। सेबी और एक्सचेंजेस ये दोनों ही मिलकर इसे रोकने के लिए कुछ न कुछ नए उपाय करने जा रहे हैं। तो ये नए रास्ते क्या हो सकते हैं, ये बेहद इंटरेस्टिंग खबर है कि जो पेनी स्टॉक्स है जिनमें प्राइसेस बढ़ती है, बढ़ाई जाती है और वापस नीचे लाई जाती है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ करने की तैयारी है। ब्रजेश हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी पहले पहचान की जाएगी। करेक्ट। पहचानेंगे कैसे कि वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, भाव में वेरिएशन कितना ज़्यादा है और कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है। 3 पैरामीटर्स पे, या कोई और पैरामीटर होते हैं तो वो पहचाना जाएगा। वॉल्यूम, भाव में बहुत ज़्यादा घट बढ़ रहा है क्या, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्या, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। वॉल्यूम सडनली बढ़ रहा है क्या, ठीक है। तीसरा, कंसंट्रेशन क्या बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों के हाथ में, यानी ऑपरेटर्स तो नहीं चला रहे हैं। तो ये 3 पैरामीटर पर पहचान करने के बाद करना यह है कि सीधे ऐसे स्टॉक्स सीधे जो GSM 4 कैटेगरी होती है वहां पर डाल दिए जाएंगे। अच्छा। GSM 4 का मतलब यह हुआ कि जो प्राइस बैंड है वो 5% के एप्लीकेबल हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी में चले जाएंगे, T2T। हाँ, यानी आपको डिलीवरी लेनी ही लेनी पड़ेगी, आप इंट्राडे ट्रेड या BTST करने की इजाज़त नहीं होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि हफ्ते में सिर्फ सोमवार को या जो भी पहला ट्रेडिंग डे हो, सिर्फ आप हफ्ते में 1 दिन ट्रेडिंग करें। हाँ जी। और वापस बताओ ये एक मिनट जो GSM 4 का नियम होता है, हाँ। वो 5% का बैंड लग गया, ट्रेड फॉर ट्रेड में चले गए। करेक्ट। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन, अच्छा, सोमवार या सोमवार को अगर छुट्टी है तो अगला ट्रेडिंग डे सिर्फ अच्छा। वहीं पे ट्रेडिंग होगी। और 100% एडिशनल सर्विलांस डिपॉजिट ये भी लगेगा। ओहो। तो मतलब जो पंप और डंप वाले हैं, जैसा कि अगर आपको याद हो, हमने काफी चर्चा भी की थी। एक वो मिड कैप के नाम से एक वेबसाइट हुआ करती थी जिसने 7 शेयरों को बहुत भगाया था और लोगों को भयंकर नुकसान हुआ था। ऐसे लोगों के भी कॉल आते थे हमारे पास जिनके करोड़ों रुपए चले गए थे। मिड कैप गेंस करके कुछ नाम था ना ऐसा? जी, उसकी वेबसाइट थी, बाद में वेबसाइट बंद हो गई और सारे लोग गायब हो गए।
तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ये नियम लागू कर दिया गया है। ओहो, इंटरेस्टिंग। तो चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पैनी स्टॉक से जहाँ पंप और डंप का गेम होता है वहाँ पर अब नए नियम आने की तैयारी में, ताकि लोगों को होने वाले नुकसान पर लगाम लगाई जा सके। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अच्छी खबर लेकर आए हैं कि जिससे कि लोगों का बिना मतलब कमज़ोर शेयरों में नुकसान होने से वो देखना भी चाहें, एक व्यवस्था ये भी हो गई कि लोग अगर देखना भी चाहें तो वो एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर कॉशन लिस्ट वाली है, दोनों ही एक्सचेंजेस जो बड़े एक्सचेंजेस हैं, कॉशन लिस्ट वाली एक लिंक है, वहाँ पर जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं कि जिस स्टॉक को वो खरीदने जा रहे हैं क्या वो कॉशन वाली लिस्ट में तो नहीं है। ये अच्छा, एक ही दिन ट्रेडिंग होगी। एक और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, ये तो एक खबर होगी, इसके अलावा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर ब्रजेश के पास है। अच्छा। हाँ। वो ब्रजेश बताएंगे, तैयारी कर रहे हैं। मेरे को थोड़ा उन्होंने डिस्कस किया है। सारे ब्रोकर्स के बड़े काम की है। ओहो, ओके। अच्छे काम किए, बुरे काम की है। काम की है। ब्रजेश तैयार करो उसको, खबर को, मजा आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आशु जी हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आशु जी का नाम क्या होना चाहिए? स्विंग के सुल्तान है आशु जी तो। बस यही बात है ना, यही सही है कि कुछ और? अच्छा, हाँ, ऐसा वो एंगल से। जैसे कुणाल जी, तो कुणाल जी का नाम कुणाल जी हो या कुछ और? इस पर आएगी आपकी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी। बस इतना ही टीज करेंगे, नाम में क्या रखा है। हाँ, इतना ही बताएंगे अभी। बाकी ब्रजेश कब बताएंगे ये सब? जल्दी, बहुत उत्सुकता हो रही है हमें जल्दी। तो ब्रजेश आपके लिए बड़ी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी तैयार हो रही है। आशीष जी, आप शो पे होंगे तब तो बहुत ही बढ़िया, नहीं होंगे तब भी आप तक स्टोरी पहुंच ही जाएगी। चिंता मत करिए कि आपका नाम क्या होना चाहिए। कैसी लगी स्टोरी? बढ़िया, बढ़िया। बहुत। अनिल जी, एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है जी। अनिल जी, एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, मतलब इस तरह का प्रोग्राम और ब्रिजेश करेगा, मतलब मुझे ना वो कनेक्शन नहीं समझ आ रहा। ब्रिजेश सर बहुत ही सीरियस, ऑथेंटिक और मतलब वो कंप्लायंट वाली चीजें करता है, तो मतलब ब्रिजेश करेगा, मुझे ये थोड़ी सी अजीब लग रही है। बस देखो, अरे ये भी कंप्लायंस का ही पार्ट है। ये भी कंप्लायंस वाली स्टोरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे। मैं अभी इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। बस बाकी के लिए आप इंतजार कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। डन। तो आ रही है, इसका करें आप इंतजार, आ रही है आपके लिए स्टोरी। बट आ रही है तेजी, और भी ऊपर जा रहा है बाजार। 40,700 पर बैंक निफ्टी आ गया है। अनिल जी, दर्शन कर लीजिए उसके। तो जबरदस्त मूव इस हफ्ते हम देख रहे हैं। कंबाइंड 800 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में दिख रही है। कल की हल्की फुल्की सुस्ती को हटा दीजिए, 400 पॉइंट परसों और फिर 400 पॉइंट आज भी बाजार मूव दिखा रहा है। और मेटल्स का जबरदस्त बाउंस बैक है। हिंदुस्तान कॉपर एक और मेटल स्टॉक जिस पर बात करनी है। सुमित जी, जरा देखें बाकी मेटल स्टॉक्स के मुकाबले अब यहाँ पर सबसे ज्यादा तेजी बन रही है। 5% ऊपर एफएनओ में, 5.5% ऊपर एफएनओ में दिख रहा है सर। बाउंस बैक आ रहा है दीपांशु। हिंद कॉपर के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। तो ये बाउंस बैक एक्सटेंड हो सकता है और 105 से 107 रुपए तक का मूव हिंद कॉपर में देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल मान के चले कि ये जो गिरावट है, इसका ये बाउंस बैक है, ये बाउंस बैक तेजी में कब कन्वर्ट होगा? जब ये 107.50 108 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा। तो फिलहाल ये बाउंस बैक कंटिन्यू रह सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए 100 रुपए के आसपास और ऊपर में 105 से लेके 107 रुपए तक का मूव हिंद कॉपर के अंदर देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान कॉपर ये है वो स्टॉक जहां पर एक्शन है भरपूर। त्रिवेणी टर्बाइन ये है स्टॉक जिसपे हिमांशु जी को नजर डालनी, क्योंकि हिमांशु जी की एसपीएल की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है। मेरे ख्याल से आज ही बाईबैक इनका खत्म हो रहा है शायद, है ना? इंजीनियरिंग का आज हो रहा है, कल टर्बाइन का होगा। टर्बाइन का कल खत्म होगा, उससे पहले त्रिवेणी टर्बाइन बड़ा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और ये स्टॉक मंडे को ही, यानी मंडे कब था? परसों सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था। आज 12% मजबूत ट्रेड कर रहा है त्रिवेणी टर्बाइन, सारे टारगेट हासिल करता है। तो सेठी साहब को भी बधाई है और हिमांशु जी को भी। हिमांशु जी, जरा चार्ट पर अपनी राय दीजिए। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन था और कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि स्टॉक आज ऑलरेडी 12-13% ऊपर है अनिल जी, लेकिन जो इवेंचुअल इसके टारगेट्स हैं, मुझे लगता है 375-380 रुपए तक के भी यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकती है। हालांकि 368 का हाई लग चुका है, तो प्रॉफिट बुक किए जा सकते हैं और जो छोटी मोटी पोजीशन है उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल किए जा सकते हैं। और अनिल जी, यही एक चीज़ है जो मैं उस वक्त भी कहना चाह रहा था अनिल जी, जिस तरह से कोई भी मैच होता है, 11 प्लेयर्स की टीम होती है, मैच विनर्स होते हैं 1 या 2 ही लोग। इसी तरह से इन्वेस्टिंग में भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं 15, 20, 25 स्टॉक्स का,
लेकिन 2 या 3 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मल्टी बैगर्स बनते हैं, जो ऑटोमेटिकली जो 15-20% या एट पार स्टॉक्स रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो भरपाई है वो विनर स्टॉक्स करते हैं, जिनको हम यूजुअली मल्टी बैगर्स बोलते हैं। तो वो अनिल जी ऐसे वॉलेटाइल टाइम्स में ही निकलते हैं। तो मुझे लगता है इन्वेस्टिंग का अपना अलग फन और अलग चार्म है। बात है, इन्वेस्टिंग का भी अपना मजा है, ट्रेडिंग का अपना अलग चार्म है। किक ट्रेडिंग से मिलती है, प्रॉब्लम ये मजा तो उसी में आता है। यस हाँ, इन्वेस्टमेंट बड़ा बोरिंग है, ट्रेडिंग में बड़ा ट्रेडिंग फन में है। मजा है। हाँ, वही तो बात है। बस कि वो फन। अनिल जी, अनिल जी, जी 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 आशु जी। अनिल जी देखिए, डेरिवेटिव्स एक इतना प्यारा सेगमेंट है कि जो इन्वेस्टर है वो भी इसको यूज कर सकता है। अनिल जी हेज कर सकता है, कवर्ड कॉल कर सकता है, अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट कॉल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अनिल प्लेन वनीला इन्वेस्टिंग, अनिल जी तेजी में तेजी, नहीं तो मंदी में तो फिर वही भगवान का नाम ही लेना है कि बस जो ऊपर जाएगा तो जाएगा, बाकी मतलब उसको तो पूरी दुनिया का ध्यान रखना है कि पुतिन और उसकी लड़ाई भी ना हो, यूरोप में इन्फ्लेशन भी ना हो, बाइडेन को गुस्सा भी ना आए, यहाँ का IIP भी सब ठीक हो। अनिल जी साम दाम दंड सारी चीजें तो जाके इन्वेस्टिंग में पैसे आएंगे। और ये सब ट्रेडर को ध्यान रखना पड़ता है। ना, ये सब ट्रेडर को ध्यान रखना पड़ता है, इनके चक्कर में रोज ऊपर नीचे होता है। लॉन्ग टर्म में तो रशिया यूक्रेन का युद्ध भी भूल जाएंगे, ब्रेक्जिट भी हो गया, 9/11 भी हो गया, एक वोट से सरकार भी गिर गई, न्यूक्लियर ब्लास्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद 18,000 निफ्टी। हाँ, कोविड भी हो गया। तो लॉन्ग टर्म में ये सब आराम है। और आप उल्टा समझे आशु जी, शॉर्ट टर्म में रोज रोज की तो समस्या है, बाकी लॉन्ग टर्म में तो आराम से बन ही जाता है। एक मिनट, बंसल जी आपको कुछ कहना चाहते हैं? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं आशु जी को नहीं कहना चाह रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ अनिल जी, इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं अगर हम, तो सेंसेक्स ने अनिल जी लास्ट 40 ईयर में 40 ईयर्स में 16% की कंपाउंडिंग दी है। और वो टाइम था जब FI बेचते थे तो मार्केट गिर जाता था और नोबडी बिलीव्ड इन इंडिया स्टोरी। आज तो इंडिया स्टोरी FI के बेचने से कुछ नहीं होता। तो अनिल जी बताना चाह रहा हूँ व्यूअर्स को, 70,000 रुपए का अगर आप सिप करते हैं निफ्टी के ETF में, तो एट द एंड ऑफ 35 ईयर्स अगर 16% की कंपाउंडिंग मिलती है तो कॉर्पस होता है 100 करोड़ का। और अगर यही कंपाउंडिंग 17.5% की मिल जाए तो 50,000 का सिर्फ काम कर जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता घुट के सिनेरियो हो जाए, 20% की कंपाउंडिंग है तो 26,000 के सिप से काम हो जाएगा। तो अनिल जी सबसे अच्छी चीज, सबसे आसान चीज निफ्टी में सिप है लॉन्ग टर्म के लिए, निवेश करने के लिए। और अगर अनिल जी निफ्टी फेल हो गया आने वाले टाइम में तो रियल एस्टेट भी फेल होगा। हिस्टोरिकली देख लें, अगर निफ्टी स्टॉक मार्केट ने रिटर्न नहीं दी लॉन्ग रन में तो प्रॉपर्टी भी फेल हुआ है। तो अच्छा विकल्प है, निवेश का अपना अनिल जी फंड है, कोई स्ट्रेस नहीं है निफ्टी के ETF में। तो यही कहना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि निफ्टी के ETF में निवेश करें, ट्रेडिंग तो बाद में आती है अनिल जी, पहले निवेश आता है। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि 15-16% भी मत मानो CAGR, 12 से 14% बन गया ना, बहुत जबरदस्त है। रीजनेबल रिटर्न की डेफिनेशन ही वही है कि जो FD में रिटर्न मिल रहा है उससे दुगुना बन जाए। बिल्कुल, बस क्योंकि FD में जितना रिटर्न बनेगा वो टैक्स लगेगा, उससे दुगुना बन गया आपका, तो इक्विटी की रिस्क के सामने बहुत ही बढ़िया है। एब्सोल्युटली। और इसीलिए निफ्टी सही बोल रहे हैं, निफ्टी ETF या निफ्टी का फंड लेकर बैठ जाए, इंसान हो या निफ्टी, जाना तो अंत में जाना तो ऊपर ही है। क्यों कुणाल जी? अनिल जी देखिए, बाकी बातों की एक बात अनिल जी मैं कहता हूँ, पहले मुझे लगता था अनिल जी आपको वित्त मंत्री बनाया जाना चाहिए। अच्छा, अब मुझे लगता है अनिल जी आपको लोकसभा का सभापति बनाया जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अनिल जी इस तरह के अनिल जी जो विपक्ष है हमारा अनिल जी इस तरह की दलीलें दे रहा है, उसको भी पूरा टाइम दे रहे हैं अनिल जी आप, और पूरी बात सुन रहे हैं अनिल जी सारे पक्षों की। नहीं, लोकसभा में आपको सभापति बनना चाहिए। लोकसभा में तो नहीं, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। उसका रीजन है कि वहां तो ऐसा बोलना, माननीय सदस्य जी प्लीज बैठ जाइए, आप चुप हो जाइए, सदस्य जी, मंत्री जी बोल रहे हैं प्लीज माननीय सदस्य जी, ये तो मैं कभी कर नहीं सकता। मैं तो बोलने का मौका पूरा देता हूँ। आशु जी और भी कुछ बोल रहा है तो बोल दीजिए। इसलिए नहीं, अपनी कुर्सी यही ठीक है, और ये कुर्सी हिले नहीं कि इसमें नजर बहुत लोगों की है। सबसे पहले तो पता चला दूसरी कुर्सी के चक्कर में ये वाली भी गई। आइए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपको बताते हैं, और वो रिसर्च है आप सबको पसंद आने वाली, कम से कम कानों को सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, कि हिंदुस्तान में लग्जरी ब्रांड्स को लेकर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो लग्जरी ब्रांड्स को लेकर हिंदुस्तान के लोग बहुत ही इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? आइए जानते हैं नुपुर से। नुपुर बताइए क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है? सर लग्जरी ब्रांड्स तो मिलेनियर जैसे लोग खरीदते हैं। करेक्ट। तो अगर उनकी संख्या में 105% की बढ़त का अनुमान हो
तो आप समझ सकते कि कौन सी मिलेनियर्स की संख्या 105% बढ़ गई। हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए मिलेनियर्स में? हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं, कुछ भी नहीं अभी तो। चलो बढ़ाना है इसको। चलो आज नूपुर के रिसर्च से इंस्पायर होते हैं हम लोग, करेंगे योगदान। तो 100 मतलब दुगुने हो गए मिलेनियर? दुगना होने वाले हैं सर। होने वाले, अच्छा। हाँ सर, और जिस हिसाब से एक रियल एस्टेट कंपनी DLF, उनका कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सेल्स ऑफिस का, 7 करोड़ के फ्लैट्स थे और विद इन कुछ आवर्स वो बुकिंग फुल हो गई। तो उसी पे कुछ रिसर्च निकाली है। मैं मिलेनियर से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे संख्या बढ़ रही है, लग्जरी बाजार की भी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और HNIs और जो अल्ट्रा HNIs है उनके प्रेफरेंसेस फिलहाल बदलते हुए दिख रहे हैं। तो शुरुआत करें तो कोविड के बाद से ये ट्रेंड चालू हुआ था जहाँ पे लग्जरी प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है वहाँ पे एक बूस्ट नजर आया था, चाहे वो रियल एस्टेट में हो या आपकी हॉलीडेज में हो, लग्जरी कार्स की बात कर ले या डाइनिंग आउट की बात कर ले, हर तरफ हर ब्रांड यही बोल रहा है कि उनकी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट एक रीसेंट इंटरव्यू में इंडिया के टॉप होटल के मैनेजमेंट ने भी यही कहा कि उनके जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स है और लग्जरी होटल्स है वो फुल ऑक्यूपेंसी पे और उनका जो ARR है वहाँ पे 100% से ज़्यादा की बढ़त उन्होंने देखी है। अब इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सर ये है, क्रेडिट स्विस ने कहा है कि 2026 तक जो मिलेनियर्स की संख्या है इंडिया में वहाँ पे 105% की बढ़त होगी और लग्जरी जो बाजार है वहाँ पे 3.5 गुना बढ़ सकता है और 2030 तक $200 बिलियन तक ये मार्केट जा सकता है। अच्छा, लग्जरी बाजार से मतलब क्या? लग्जरी ब्रांड से क्या मतलब है? उसमें सब आ सकते हैं, कार्स, होम्स, वॉचेस, मतलब अच्छा, सब महंगी चीजें, सब महंगी चीजें। अच्छा, गाड़ियाँ, घर, गड़ियाँ, कुछ भी हो सकता है। आपके लाइफस्टाइल अपग्रेड आप कैसे कर रहे हो, होटल्स मतलब जो आप हॉलीडेज करते हो, लग्जरी हॉलीडेज। अच्छा, ओके। तो युवा ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, ये सर एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो 33% HNIs है और अल्ट्रा HNIs है। एक सर्वे में सामने आया कि वो 10 करोड़ से ज्यादा के घर खरीदने के लिए अभी फिलहाल तैयार है। तो आज की डेट में वो लोग तैयार भी है घर खरीदने के लिए। बाद में टैक्स बढ़ जाएगा ना? उसका एक कारण ये भी है टैक्स का तो है ही कि 31 मार्च के बाद आपका वो कैपिटल गेन वाला एडजस्टमेंट नहीं होगा। वो तो एक रीजन है। इसी रीजन से बहुत सारे प्रीमियम घरों की इन्वेंट्री है ना तेजी से घट रही है। लोग धड़ाधड़ मार्च के पहले टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और इसके पीछे बड़ा कारण है जो जिसकी वजह से लग्जरी ब्रांड्स की जो बिक्री बढ़ रही है हिंदुस्तान में, कोविड के बाद लोगों को समझ में आ गया जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। और यंगस्टर सोच ही नहीं रहे कि उनको मालूम है, पता चला फिर किसी दिन ऐसे निकल लिए कोविड में तो बैठे तो जो है अपने तो एंजॉय कर लो। इस चक्कर में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है। कुछ विशेष टिप्पणी आप में से अगर कोई कहना चाहें इस पर, इस ट्रेंड पर, आपको लगता है कि भाई ये ट्रेंड क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका क्या फायदा होगा? जी बंसल जी। अनिल जी, ये तो ट्रेंड अनिल जी अच्छा है जो आपने बोला। मैं तो अनिल जी दूसरी चीज हाईलाइट कर रहा हूँ कि वेस्ट के अंदर अनिल जी एक थ्योरी है, उन्होंने एक इंडेक्स बना रखा है, लिपस्टिक इंडेक्स। अनिल जी वो ये कहता है कि जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है तो जो रिच होते हैं अनिल जी, दे स्पेंड मोर ऑन अफोर्डेबल लग्जरीज टू बूस्ट देयर मूड। तो अनिल जी वो लोग तो इस स्पेंडिंग को इकोनॉमी के स्लो डाउन से, मार्केट की मंदी से अनिल जी रिलेट करते हैं और उन्होंने इंडेक्स भी बना रखा है इसका, लिपस्टिक इंडेक्स। अनिल जी एक मिनट वापस समझो, बंसल जी नहीं समझ में आया, वापस समझाओ। अनिल जी देखिए, हम तो अलग लोग हैं अनिल जी। देखिए वेस्ट एकदम अलग है। वेस्ट में अनिल जी उन्होंने 2 इंडेक्स बना रखे हैं। पहला तो एक बना रखा है लिपस्टिक इंडेक्स। ये वो कहता है कि जब मार्केट में मंदी होती है, इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, तो जो रिच होते हैं ना अनिल जी, दे इंक्रीज देयर स्पेंडिंग ऑन अफोर्डेबल लग्जरीज। उसमें अनिल जी महंगे घर नहीं आते, दूसरे अफोर्डेबल लग्जरीज होती है, उसमें वो स्पेंड करते हैं टू बूस्ट देयर मूड। मतलब कि इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है तो ये लोग स्पेंडिंग करते हैं। तो एक तो ये अनिल जी इससे इसको रिलेट करते हैं जो अभी नूपुर ने अनिल जी कवर करा है, लिपस्टिक इंडेक्स अनिल जी उन्होंने बना रखा है। ओके, हाँ सर, हमने लिंक भी किया था एक बार पहले हमने बात की लिपस्टिक इंडेक्स का। मैं वही चेक कर रहा था, बंसल जी को याद रहे क्या? मतलब पूरा बंसल जी काम की बातें सब याद रखते हैं। जब बंसल जी अनिल जी एक और एक मिनट रुकिए, एनुअल ग्रीनस्पैन ने भी एक इंडेक्स बनाया हुआ है। कौन सा वाला? अनिल जी एनुअल ग्रीनस्पैन कहते थे कि भाई जो मैन अंडरवियर है ना उसकी सेल अगर घट जाए
तो वही मार्केट में मंदी होती है। और अनिल जी, ये भी वेस्ट की थ्योरी है। दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखें अनिल जी, तो यहाँ पर जो सेल है 55% अनिल जी घटी है। तो ये सब थ्योरीज अनिल जी वेस्ट की है, इंडिया की नहीं है अनिल जी। हम फालतू में आशु जी को दोष दे रहे हैं मंदी की वजह से। आशु जी आपको आज क्लीन चिट दे चुके हैं बंसल जी, आपका इसमें कोई योगदान नहीं। अगर अंडरगारमेंट्स नहीं बिक रहे तो फिर आशु जी भी क्या करे, फिर तो गिरना ही है। गजब, क्या क्या रिसर्च याद रखते हैं बंसल जी, वाह कमाल। अच्छा, कुछ और इस रिसर्च का हिस्सा बाकी है, जरा बताएं नुपुर। सर बिल्कुल, लग्जरी कार्स के पिक्चर्स आ रही थी तो उसका भी एस्टिमेट बता देती हूँ। 2021 से 2022 में 50% की ग्रोथ थी लग्जरी कार्स में, और इस साल, पिछले साल 38,000 कार्स बिकी थी और इस बार अनुमान है कि 42,000 से 45,000 ये आंकड़ा जा सकता है। इसके अलावा आपने वॉचेस की बात की थी, तो वहाँ भी 14% की ग्रोथ इस बार आने वाले साल में एक्सपेक्टेड है। एक ही कंसर्न है यहाँ पे सर कि जो क्रेडिट कार्ड का डेट है वो भी बढ़ के आ रहा है। हाउस होल्ड टू जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, जो नॉर्मली 15% हुआ करता था 4 से 5 साल पहले, वो बढ़ के 30% हो चुका है। तो खर्चा, ईएमआईज के जो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, क्रेडिट कार्ड के जो ऑप्शन थे, उससे भी एक इम्पैक्ट इन सारी लग्जरी प्रोडक्ट्स को मिल रहा है। और इसके अलावा सर कुछ लग्जरी ब्रांड्स है जो 2023 में इंडिया में आने के लिए तैयार है। रिसेंटली ABFRL ने एक फ्रेंच कंपनी के साथ टाइप किया था, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे, वो स्टार्ट हो जाएंगे 2023 में। इसके अलावा प्रेटे मैनेजर, वैलेंटिनो जैसे कुछ ब्रांड्स है जो 2023 में इंडिया में आ जाएंगे। ओह, तो ये है इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए लग्जरी ब्रांड्स को लेकर इंडिया में भी प्रचलन बढ़ता हुआ। ये बात तो सही है, एक ज़माना था जब आपको सारी ये लग्जरी ब्रांड्स खरीदने के लिए विदेश यात्रा करनी होती थी, विदेश में जाकर आप खरीद कर आते थे, ये लाए वो लाए। आजकल तो पैलेडियम में सब मिल जाता है। बिल्कुल नहीं, आपको कहीं बाहर जाने का, और हर शहर में लग्जरी ब्रांड्स के सबके शोरूम्स हो गए, सो आसानी से अवेलेबल भी है वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा इस समय का लग्जरी गुड्स पर बाजार का फोकस आते हुए दिख रहा है। आइए, बाजार का फोकस स्टॉक्स पे भी बना हुआ है। फेडरल बैंक, इस पर एक अच्छी मूव आ रही है, थोड़ी देर में इसकी बात भी करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या रखनी है नजर, बट बाउंस बैक वहाँ पर दिख रहा है। डेल्टा कॉप, ये भी थोड़े अच्छे मूड में दिख रहा है, वापस 200 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। इस स्टॉक पर भी आप रखिए नजर। हिमांशु जी, एक बार डेल्टा कॉप का चार्ट देखें, वापस 200 की तैयारी। दीप, कल सुमित ने बहुत अच्छे लेवल पर इसमें खरीदारी की बाय रिकमेंडेशन दिया था, हालांकि उस वक्त काफी ओवरसोल्ड था, और अब मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक 200 रुपए तक की अपसाइड दिखा सकता है यहाँ से भी। तो जिनके पास पोजीशंस है यहाँ पर 194 का स्टॉप लॉस रखें। इस लेवल पे फ्रेश खरीदारी का रिस्क रिवॉर्ड नहीं जमता, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन को 200 रुपए तक के टारगेट्स के लिए होल्ड किया जा सकता है। टारगेट तो सुमित जी का कल ही आ गया था, दूसरे टारगेट भी बेहद करीब था। आज सुबह हमने देखा कि वो टारगेट भी अचीव हो गया और उसके ऊपर ही अब डेल्टा जाते हुए दिख रहा है। तो एक अच्छा बाउंस बैक है डेल्टा में। HAL, सुमित जी का एक और काउंटर, आज ये भी अच्छे मूड में है, ऑलमोस्ट 4% ऊपर है। आई थिंक कल इस काउंटर की भी बात हो रही थी और अब देखिए अच्छी तेजी बनी है। सुमित जी, कल का पिक ऑफ द डे था, टारगेट तो आज ही सारे अचीव हो गए हैं, बताएं आप क्या करना है इसमें। बिल्कुल दीपांशु, दोनों स्टॉक कल ही दिए थे, HAL और डेल्टा कॉप। तो डेल्टा कॉप में भी टारगेट हिट है और HAL में भी टारगेट हिट है। HAL अभी और भी ऊपर का मूव दिखा सकता है, 2700 से 2725 रुपए तक का मूव HAL ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो जिन्होंने भी कल से पोजीशंस बनाई है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशंस होल्ड करें। थोड़ा सा भी मार्केट में पुल बैक, बाउंस बैक और बना तो ये दोनों स्टॉक्स में और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के भी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करिए, ये है आपके लिए। HAL और डेल्टा पर भी अच्छा मूव आ रहा है। आइए सच्च जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी कॉल। BTSWT, बताएं सचिन सर। दीपांशु, यहाँ पर दीपक नाइट्रेट में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है। लगभग 1850 के आसपास इसके फ्यूचर्स चल रहे हैं, 1851 के आसपास। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है कल भी ये पर्टिकुलर मोमेंटम कैरीड फॉरवर्ड ही होना चाहिए। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर नजर आ रही है। तो 1880 से 1910 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको बनानी है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 1834 पे, एंड खरीदारी करनी है दीपक नाइट्रेट के फ्यूचर्स में। खरीदारी करिए। आज सुबह केमिकल स्टॉक्स पर हम बात भी कर रहे थे, सिद्धार्थ जी ने तो आज SIP की थीम भी दी है आपके लिए, केमिकल स्टॉक्स, और वहां पर आपको अच्छा मूवमेंट भी दिख रहा है। 1880 और फिर 1910, ये है आपके लिए दो टारगेट्स जहां पर रखनी है नजर। दीपक नाइट्रेट मोमेंटम में, SRF सुबह से एक्शन में दिख भी रहा था। नवीन फ्लोरिन में भी हमने थोड़ी खरीदारी देखी है। तो केमिकल स्टॉक्स आज वैसे भी बाजार का फ्लेवर बने हुए हैं।
बट एक और स्टॉक जो बाजार को पसंद आ रहा है और वो है फेडरल बैंक। कल एक्चुअली उनकी एनालिस्ट मीट हुई थी और वहां से फिर कुछ दमदार कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की तरफ से। आज सुबह हम देख भी रहे थे, कुछ फॉरेन ब्रोकरेजेस की जबरदस्त रिपोर्ट्स भी थी। तो क्या एग्जैक्टली कहा है इन्होंने अपनी एनालिस्ट मीट में, क्यों बाजार इतना कॉन्फिडेंट हो रहा है फेडरल पर? आज के बाउंस बैक में सबसे अच्छा योगदान इसी का दिख रहा है, 4% ऊपर है। आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए फेडरल का क्या कहना है आगे के आउटलुक को लेकर? तो दीप, यहाँ पे इन्होंने जो कमेंट्री दी है बेसिकली वो काफ़ी अच्छी है, और खासकर अगर आप देखेंगे तो अगले 2 से 3 साल का रोड मैप जो है वो दरअसल फेडरल बैंक ने दिया है। इनका कहना है कि अगले 3 साल में कुछ प्रोडक्ट्स की जो लोन ग्रोथ है वो ये दोगुनी करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, अपनी नेटवर्क जो है उसको दोगुनी करना चाहते हैं। इस तरह से ग्रोथ करेंगे। अगले 2 साल में कुल कारोबार जो है 3.7 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 5 लाख करोड़ के आसपास ही लेके जाएंगे। कस्टमर बेस जो है FY26 तक का इन्होंने कहा है कि उसको 3 गुना बढ़ाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। खासकर अगर आप देखेंगे तो फिनटेक यानी कि डिजिटल स्पेस जो है उस पर इनका सबसे ज़्यादा फोकस होगा। इसके अलावा अनसिक्योर्ड कारोबार और जो पर्सनल लोन कारोबार है उसको ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड्स खासकर वहाँ ये कह रहे हैं कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड में ग्रोथ हो रही है। बाकी कंपनियों की भी ये कंपनी भी कह रही है कि क्रेडिट कार्ड सेगमेंट जो है वो काफ़ी बेहतर तरह से ग्रो हो रहा है। अपने ब्रांच का एक्सपांशन करना चाहते हैं ये, खासकर केरला के बाहर खास अपनी जो एक्सपांशन है उसकी स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पर काफ़ी फोकस करना चाहते हैं। ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे। हाउसिंग और ऑटो सेगमेंट्स, ये 2 ऐसे सेगमेंट्स है जिसमें ये कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन करते जा रही है, ये इस कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। इनफैक्ट इस कंपनी के मैनेजमेंट का ये लक्ष्य है कि अगले 3 साल में टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स की लिस्ट में फेडरल बैंक को लेके आएंगे। ये सबसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही। NIM और ROA को लेकर जो गाइडलाइंस थी वो इन्होंने वैसे भी बरकरार रखी है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कह रहे थे कि FY23 से FY25 तक लोन ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 16 से 17% CAGR कम से कम बढ़नी चाहिए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4% के आसपास फ्लैट या उससे थोड़े कम आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछला बेस जो है काफ़ी हाई है। FY23 से 25 तक ROA 1.3 से 1.2% और करीब ROE जो है 15 से 16% रहने का अनुमान है। और इसके लिए मॉर्गन स्टैनली ने 175, सिटी 165 और UBS जो है 155 के आसपास के लक्ष्य दे रहे हैं। सबको इस कंपनी की जो कमेंट्री है वो काफ़ी अच्छी लगी है। अगले 2 से 3 साल का रोड मैप जो है वो बैंक ने सामने रखा है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक। जबरदस्त कमेंट्री आई है, जबरदस्त आउटलुक आया है और स्टॉक पर भी आप वैसा ही रिएक्शन देख रहे हैं। कुणाल जी एक बार चार्ट भी देख लें सर। फेडरल बैंक आज अच्छे मोमेंटम में भी है। देखिए बिल्कुल एक आउट परफॉर्मेंस भी हमने देखी है दीपांशु स्टॉक के द्वारा बाकी स्टॉक्स के बनिस्पत। एक रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक और एक बड़ा सपोर्ट है 125 के आसपास। मुझे लगता है कि वो लेवल्स होल्ड करेंगे और वापस से स्टॉक में आज मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अगला जो रेजिस्टेंस चार्ट पर है वो 140 पर है, तो 140 अगर ये स्टॉक पार करता है तो इसमें काफी महीनों का एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और फिर और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। 130 का स्टॉप लॉस रखें, 140 का पहला टारगेट। इसका स्टॉप लॉस 140 का टारगेट। फेडरल बैंक आज का स्टार आपको बनते हुए दिख रहा है और डेल्टा कॉप ये भी और ऊपर आ रहा है, 4.5% ऊपर अब हो चुका है, तो अच्छी खरीदारी इस पर आ रही है। BHEL सुबह इसकी भी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर भी आपको जबरदस्त मोमेंटम सुमित जी बैठे हैं शो? हाँ बैठे हैं सुमित जी, उनकी कॉल जबरदस्त मूड में है। HL डेल्टा दोनों कहाँ है? सुमित जी को लाओ जरा। सुमित जी डेल्टा का आइडिया आया कहाँ से? अनिल जी कल एक्चुअली ओवरसोल्ड लग रहा था और फिर ऐसा मार्केट में मेरे को थोड़ा सा बाउंस बैक का उम्मीद भी था, इसके लिए कल सुबह से 2-3 कॉल बाय में भी बना लिए थे। फिर एकदम सडन मार्केट में फॉल आया, लेकिन डेल्टा मुझे ओवरसोल्ड काउंटर लग रहा था और मुझे लगा कि यहाँ से बाय बनना चाहिए। और कुछ लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा सेल में थे, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बाय कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, 184 रुपए के आसपास बहुत बढ़िया कॉल था वो। एंट्री पॉइंट वाज गुड एक्चुअली, जबरदस्त। हाँ मतलब बात भी हो रही थी कि 220-230 पे डर लगना चाहिए। 175-185 पे शायद कंफर्ट आना चाहिए, तो वही एकदम ट्रेड पकड़। इसके लिए अब लिटमस टेस्ट जो है वो 205-207 रुपए के आसपास का लेवल है, वहां पर जाकर बार बार रिवर्स होता है। तो एक बार उस लेवल के ऊपर निकल के टिके या बंद हो तो अभी भी हो सकता है 8-10 रुपए की जगह बन जाए, लेकिन 205-207 के ऊपर एग्जैक्ट लेवल तो मुझे याद नहीं है, तो हमारे सुमित जी निकाल देंगे कि कौन सा वो लेवल है जिसके ऊपर बंद होना जरूरी, जिससे कि ट्रेंड रिवर्सल पूरा हो जाए। तब तक ये ट्रेडिंग के लिहाज से आपके लिए एक्शन बढ़िया दिखा सकता है। बिल्कुल, तो डेल्टा अच्छा विकल्प बन रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से। TVS मोटर्स फरवरी की बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं।
2.67 लाख यूनिट की बिक्री का अनुमान था। 2.67 की ही बिक्री हुई है। डोमेस्टिक सेल्स की बात करें, कुल बिक्री की बात करें 2.78 लाख का अनुमान था और लगभग फाइनल आंकड़ा भी वही आपको आते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल बिक्री यहां पर आपको अच्छी आती हुई दिख रही है। अनुमान मुताबिक यहां पर है। टू व्हीलर बिक्री की अगर आप बात करें तो वो 2.67 लाख यूनिट्स का अनुमान था और एग्जैक्टली 2.67 लाख यूनिट्स ही आपको आती हुई दिख रही हैं। ये अपडेट आ रहा है टीवीएस की तरफ से, उनकी ऑटो बिक्री के आंकड़े। कुल बिक्री 2.78 लाख का अनुमान था, 2.76 लाख का आंकड़ा आपको आते हुए दिखा है। तो अगेन कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है वहाँ पर, अच्छे ही आंकड़े टीवीएस मोटर्स की तरफ से आ रहे हैं। अनुमान मुताबिक बेसिकली ये आंकड़े हैं, ना ही एस्टिमेट को बीट किया है, ना ही अनुमान से कम आए हैं। बिल्कुल जो अनुमान लगाया था उसी हिसाब से ये आते हुए दिखे हैं। टीवीएस मोटर्स, सचिन जी एक बार जरा चार्ट देख लें। आज वैसे बाकी ऑटो शेयर्स अच्छे मोमेंटम में, टीवीएस मोटर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, 1.5% नीचे ही है ये काउंटर। क्या कहती हैं चार्ट सर? दीपांशु, आई थिंक थोड़ी सी और वीकनेस यहाँ पर नजर आनी चाहिए। इनफैक्ट जो इसका मंडे का स्विंग लो था, आई थिंक वो पर्टिकुलर स्विंग लो भी अभी यहाँ पर चैलेंज हो रहा है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक क्लियर कट आउट परफॉर्मर था। काफी अच्छा एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन था कुछ दिनों पहले, एंड उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन का जो ब्रेकडाउन हुआ था, उसके जो प्रोबेबल टारगेट्स है मुझे लग रहा है वो भी हासिल होने चाहिए, जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 1040 के आसपास। तो मुझे लग रहा है अभी भी अगर किसी की यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन है तो वो रिटेन की जा सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा 1095 पे, एंड मुझे लग रहा है 1040 1030 इस पर्टिकुलर रेंज में एक बार तो स्विंग बन सकता है। ये राय आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर। एक राय आशु सर आपसे लेना चाहता हूँ अदानी ग्रुप के शेयरों पर। आज सारे के सारे स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में, कैश मार्केट के सारे स्टॉक्स 5% के ऊपरी सर्किट पर है। अदानी टोटल गैस तो 5% का लोअर सर्किट 22 दिन तक लगाने के बाद आज खुला ऊपर का लगा है। लोग काफ़ी पूछ भी रहे हैं ट्विटर पे, राय दीजिए, क्योंकि भले ही आप हम कुछ भी कहें लेकिन लोगों को ट्रेड करना ही है, जानना ही है। 14% अदानी एंटरप्राइजेज आज ऊपर है कल की तेजी के बाद। क्या कहेंगे सर, क्या राय देंगे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को? अनिल जी, ये एक रेंज अब निकल के आ रही है। आपको ध्यान होगा पिछले 15 दिन पहले भी 1200-1300 के अराउंड अदानी एंटरप्राइजेस मतलब एक दिया था, एक बुल स्प्रेड दिया था। और आज भी अनिल जी मैंने 1300 और 1600 1:1 स्प्रेड बनाया है सेलेक्ट क्लाइंट्स के लिए। अब आपने अदानी का पूछा है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मुझे अनिल जी कहीं ना कहीं लगता है कि जब ये मतलब अब क्या है कि अनिल जी स्टॉक्स में जो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है ना वो अदानी के स्टॉक्स में ही है। हैविंग सेड दैट अनिल जी, कैश के स्टॉक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई व्यू नहीं है और कोई मतलब मुझे मतलब मेरी कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। माई कॉन्सेंट्रेशन इज ओनली ऑन अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पोर्ट्स, जिसमें अनिल जी एक अपॉर्चुनिटी अब ये डिप्स पे मिल रही है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनिल जी वर्स्ट इज ओवर। तो ये अब डिप्स पे अनिल जी लेने वाली चीजें हैं। और अनिल जी एक कैवेट और बता रहा हूँ, लेने वाली यही है, अंबुजा भी नहीं है। क्योंकि हुआ क्या अनिल जी, अदानी बिकॉज अंबुजा में अदानी का नाम नहीं था और अंबुजा एक इंडिपेंडेंट एंटिटी थी, तो सब ने अनिल जी जो ले लिया है ना वो अंबुजा भर भर के ले लिया है। तो जो हाईली ओवरबॉट स्टॉक है ना वो अंबुजा है, अदानी एंटरप्राइजेज नहीं है या अदानी पोर्ट नहीं है। तो पहले नंबर पे अंबुजा आता है, दूसरे पे अदानी पोर्ट आता है, क्योंकि जेन्युइन बिजनेस है, फंडामेंटल्स हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं आगे पीछे करके चलेगा। और जिस तरह से अनिल जी एक ट्रेड बीच में अनिल जी, इसमें ना कई तरह के ट्रेड आ रहे हैं। मतलब जैसे 1900 पे सेल 1 अदानी एंटरप्राइज का एक बेचो और पेयर ट्रेड बनाओ और पोर्ट ले लो। पोर्ट 40 रुपए घटा, 50 रुपए घटा और अदानी एंटरप्राइज 500 रुपए घट गया। ऐसे एनर्जीज में बहुत ना टाइम टू टाइम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बट आपने एक ओवरऑल स्कीम में पूछा है तो मुझे लगता है कि एनर्जी दोनों में ना शायद जो अभी ये रिसेंट बॉटम बने हैं वो सर्किट वाला नहीं, जब ये दोबारा बना ये अभी 1-2 दिन पहले, मुझे लगता है कि अनिल जी इनमें वर्स्ट इज ओवर दोनों में। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा ड्रिप आए, इनमें कोई नेगेटिव आए न्यूज आए, मार्केट में नेगेटिव न्यूज आए तो लेके है। पर अनिल जी वो मेरा तो हमेशा ट्रेडिंग व्यू रहता है, मेरे पास कोई 4000, 3000, 2500 वाले के लिए कोई आंसर नहीं है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। बट यस, अगर ट्रेडर्स डिलाइट इस वक्त बने हुए हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इसमें अनिल जी स्प्रेड भी बड़े प्यारे बन रहे हैं 1:1 के। तो ये हम क्लोज यूजर ग्रुप में करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वॉलेटाइल स्टॉक है, तो ये सब व्यूअर्स को हर टाइम नहीं दिए जा सकते। बट आज आपने पूछा तो मैंने बोला, मैंने 1300-1600 1:1 का स्प्रेड क्लाइंट्स को दिया है। अभी भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए अच्छे विकल्प हैं, उसके आगे आशु जी इस पर व्यू नहीं रखते हैं।
बट आज और कल में दोनों में अच्छी बाउंस बैक अदानी में आई है। कल एक और काउंटर जिसमें बड़ी परेशानी बनी हुई थी, आज वहां पर भी रिकवरी और इनफैक्ट अभी फ्रेश खरीदारी के भी संकेत आ रहे हैं, वो है वेदांता। कल के मुकाबले तो आज बड़ा रिवर्सल है इसके फॉर्च्यून्स में। जरा समझें कि इसमें क्या हुआ है, इसमें आज क्यों थोड़ा एक्शन है। वैसे तो आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष, आज तो मेटल्स में बाउंस बैक है, बाजार का भी मूड माहौल सुधरा है, बट वेदांता की तरफ से क्या अपडेट है? देखिए, मेटल्स का तो सहारा मिल रहा है, लेकिन कल देर शाम को जो कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन है इसका भी काफी सपोर्ट है। कल जैसे कि आपने बताया, हमने अपडेट देकर आपको बताया था कि किस प्रकार से कुछ कंसर्न्स के चलते डेट सर्विसिंग को लेकर जो लोगों को चिंताएं, इसके चलते स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी। अब कल देर शाम को कंपनी की तरफ से आई है सफाई, जहां पर ये कह रहे कि मार्च 2023 तक के जितने भी बकाए हैं इनका समय से पहले भुगतान कर दिया गया है। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 11 महीने में अगर आप देखें तो $2 बिलियन कंपनी ने कर्ज घटाया है और जून 2023 का जो बकाया है उसके लिए भी मैनेजमेंट काफी हद तक जो है कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि एबिटा की स्थिति, कैश फ्लो की स्थिति काफी बढ़िया है। कुछ रिपोर्ट्स में हाईलाइट करके बताया था कि प्लेज काफी ज्यादा है, लेकिन प्लेज के ऊपर भी कंपनी ने कमेंट करके ये कहा है कि आप देखिए कि सिर्फ हिंदुस्तान जिंक में 6.8% जो हिस्सेदारी है वो प्लेज है, बाकी कोई भी अतिरिक्त प्लेज नहीं है जिसकी चिंता जताई जा रही है। जिसके चलते आप देखिए एबिटा बता रहे हैं कि FY22 में करीब 44,824 करोड़ का दर्ज किया था, तो यहाँ से नकदी की बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। और एक और पॉइंट ये भी हाईलाइट करके कहा कि पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, फंड रेजिंग करते हैं, फंड्स को चुकाते हैं, बकाए समय पर करते हैं, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार है। और कल एक और चीज हमने आपको हाईलाइट करके बताई थी कि कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं जो वैल्यूएशन का कंफर्ट भी बता रहे हैं, आज शायद इसका भी सहारा मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो फिलहाल 4 टाइम्स EV एबिटा पर ये चल रहा है, 12,000 करोड़ से ज्यादा की नकदी है। और मेटल स्पेस में देखें तो वन ऑफ द डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जिसके चलते आज यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो कल खराब खबरें और एक्शन के बाद आज रिकवरी के मूड में मैनेजमेंट से क्लैरिफिकेशन भी आया है। डेट सिचुएशन पर भी मैनेजमेंट कह रहा है कि कंपनी की कोई परेशानी नहीं है। हिमांशु जी, जब आपने शॉर्ट किया था तब भी अच्छे लेवल्स पकड़े थे, टारगेट्स भी आए थे। अब जो ये बाउंस बैक है इसमें बताएं क्या करना है, क्या ऊपरी स्तरों से वापस चार्ट कमजोर हो सकता है या फिर थोड़ा और बाउंस बैक चलेगा? दीप, देखिए, मुझे लगता है कि कल हमने डिस्कस किया था तो 260-265 रुपए के बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स मैंने डिस्कस किए थे। लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ऐसी वर्टिकल डिक्लाइन के बाद रिकवरी उतनी जल्दी नहीं आती अगर किसी भी तरह के कुछ कंसर्न है। अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स, ये जो सेल ऑफ था ये प्योरली जो मैंने रीड किया था वो चार्ट्स पर किया था, तो उसको देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में अभी भी 282-285 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस आते हुए नजर आ सकती है। तो अगर किसी ने लोअर लेवल्स पर लिया है तो 282-285 के लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करें। अगर ये आगे चलकर 285-287 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, तब मुझे लगता है कि वापस से शायद इसका जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है वो अपसाइड का रिज्यूम हो। टिल दैट टाइम मुझे लगता है यहाँ पर उछाल पर बिकवाली देखने को मिल सकती है अभी के लिए, अनलेस थोड़े और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस करे वेदांता। चलिए इस पर रखनी है नजर है आखिरी 10 मिनट के एक्शन पर। आइए लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। बढ़िया मूड है अनिल जी। डेज हाई पर थे हम, डेज हाई पर होल्ड कर रहे हैं। अच्छी खबरें आ रही हैं हर तरफ से, बाजार की तरफ से और आई थिंक क्रिकेटिंग पिच की तरफ से भी एक्शन तो अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव है। डेज हाई पर हमें ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे मूड में है। क्या फाइनली दूसरा विकेट गिरा, स्कोर बराबर ही है 108 पे ऑस्ट्रेलिया। हमारे भी 108 109 आई थिंक। हाँ नहीं सॉरी, हमारे हमको नहीं पता कितने बने। हाँ, हम क्यों बोले कितने बने। सारी बुरी खबरें हम ही सुनाए, खुद अपने आप देखो कितने बने थे, हमें नहीं पता हमारे कितने बने। ऑस्ट्रेलिया के 108 पे 2 हुए। ठीक है, ओके। रहा सवाल मार्केट का, तो डे हाइस के आसपास बंद होने की जो अपनी बात थी दीप, लगभग वहीं पर बंद हो रहे हैं। 17,465 का इंट्राडे जो लक्ष्य था 17,467, 2 पॉइंट ऊपर वहां पहुंचा है। 40,700 का जो अपना लक्ष्य था बैंक निफ्टी का, 40,725 का हाई है। एग्जैक्टली 2 इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाकर बंद हो रहे हैं। जैसे गिरते हुए बाजार में हम कई बार बोलते हैं ना, आज ये लेवल के आसपास बंद हुआ है, कल टूटेगा नहीं टूटेगा, एक दिन इंतजार करते हैं। ठीक बढ़ते बाजार में भी वही स्ट्रेटेजी रखनी है। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम गिरते बाजार में ये कहते हैं कि नहीं गिरेगा, ये एक दिन और देख लेते हैं। वैसे बढ़ते बाजार में भी कल एक बार इनको फिर से ग्रीन में यहाँ बंद होना चाहिए, क्योंकि निर्णायक तरीके से 17,450 के या 465 प्रिसाइजली उसके ऊपर बंद नहीं हो रहा, और निर्णायक तरीके से 40,700 के ऊपर बंद नहीं हो रहा, वहीं बंद हो रहे हैं। इसलिए एक पॉजिटिव क्लोजिंग की जरूरत कल और पड़ेगी। वैसे डे हाई पर बंद हो रहे हैं,
दो बड़े और इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बंद हो रहे हैं। मूड माहौल तो ठीक है। अब डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 35 ऊपर है, बहुत ज्यादा नहीं। अमेरिका में अच्छी तेजी होगी या नहीं होगी कहना मुश्किल है। इसलिए कल अगर आपको एक पॉजिटिव क्लोजिंग और मिल जाएगी तो कंफर्मेशन आपकी आ जाएगी कि जो कुछ भी लोज आपने देखे 17,300 के 17,250 के आसपास निफ्टी में, वो जल्दी से नहीं टूटेंगे। 39,600 के जो लो आपने बैंक निफ्टी पर देखे वो आपके लिए एक तरह से बॉटम कंफर्मेशन हो जाएगा 40,700 के ऊपर बंद होने पर। उसके लिए शायद एक दिन और इंतजार करना पड़े। तब तक क्या व्यू कल के लिए बायस पॉजिटिव लेकर चलना है थोड़ा सा, क्योंकि अच्छी जगह हम जाकर बंद हो रहे हैं। तेजी की पोजीशन है, ओवरनाइट रिस्क हमेशा रहती है और उसको भूलना नहीं है। मजबूत बाजार में खराब चीजें ना भूलें, अच्छे बाजार में दोनों चीजें वो ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज बाजार मजबूत भले ही दिख रहा हो, लेकिन आपको 17,300 का पुट ऑप्शन रखना चाहिए हेजिंग के लिहाज से, अगर आप लॉन्ग पोजीशन पर निफ्टी में है तो। और बैंक निफ्टी पर 40,500 या 40,400 जो आपको ठीक लगे वो एक पुट ऑप्शन के साथ आप अपने आप को हेज करके चलें और लॉन्ग बायस के साथ रह सकते हैं। अगर आप शॉर्ट हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर कमजोर शॉर्ट है यानी कि नीचे के लेवल की, तो काटने चाहिए। शॉर्ट थोड़े मजबूत है या आपकी रिस्क लेने की ताकत है, तो फिर शॉर्ट के सामने 41,000 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर 17,600 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं और अपने आप को हेज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के साथ जाना ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि कमजोर शॉर्ट्स तो एग्जिट कर ही लें, करना चाहिए। डे हाई पर जब बंद हो रहा हो और इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बंद हो रहा हो, अगर कमजोर शॉर्ट है आपकी लॉस वाली नहीं है, प्रॉफिट वाली है, तो कल के लिए इंतजार करें। अगर लॉस वाली शॉर्ट है तो फिर लॉस वाली पोजीशन को उल्टी तरफ हो तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम वही आती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपकी लॉस वाली शॉर्ट है और आपने नहीं मैं एक दिन और देखूंगा, ठीक है, और कमजोर शॉर्ट है वो, मजबूत वाली नहीं। ऐसा नहीं कि आप 41,000 पे बैंक निफ्टी शॉर्ट करके बैठे हो या 17,600 पे, आपने बेचा 17,300 पे, 350 पे, या बैंक निफ्टी आपने 40,400 40,300 पे बेच दिया, वो आपकी कमजोर शॉर्ट है। लॉस वाले सौदे में फिर क्या होता है, अब कल सपोज रात को 200-300 डाउ ऊपर हो गया और कल आपका 100 पॉइंट और निफ्टी ऊपर हो जाए और बैंक निफ्टी आपका 41,000 हो जाए, फिर आपसे कटेगा नहीं। फिर वो समस्या आती है जिसकी जिक्र बार बार आशु जी करते हैं कि भाई आपके एक एक लॉट में इतना नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो डिसिप्लिन निकल गया। तो कमजोर शॉर्ट्स को काटना है। अगर आपकी मजबूत शॉर्ट्स यानी कि हायर लेवल की है तो आप हेज करके चलिए। गॉट इट, ठीक है सर, अंडरस्टूड। चलिए ये है आपके लिए इस समय का सेटअप। वेल्सपन कॉप पर रखिएगा नजर। अभी अभी एक खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से उन्हें कुछ बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। 4.5% ऊपर वेल्सपन कॉर्पोरेशन का काउंटर भी आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। स्पाइक आया क्योंकि मिडिल ईस्ट की तरफ से एल्सो पाइप के ऑर्डर इन्हें बनते हुए दिखे हैं। ये खबर आपके लिए आ रही है। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 1600 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया के अंदर यहाँ पे बाय का व्यू बन रहा है। पिछले 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। कुछ दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक ने पॉज लिया और पॉज लेके वापस ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करें। 1570 1575 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा। तो 1570 का कमिंस इंडिया के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 1630 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 1645 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 2 से 3 दिन के लिए ये व्यू रहेगा। खरीदारी करें 1570 के स्टॉप लॉस से 1630 1645 के टारगेट्स के लिए। 1630 1645 का टारगेट खरीदारी करके चलिए। ये है राय आपके लिए कमिंस इंडिया। ये काउंटर आपको मूव दिखा रहा है। जाते जाते इंडसइंड बैंक पर एक अच्छा स्पाइक आ रहा है। वागले साहब जरा देखें सर, इंडसइंड बैंक 2.5% ऊपर। दीपांशु, बैंकिंग स्पेस में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ दिखती है। कंपैरेटिवली इंडसइंड बैंक में इतनी स्ट्रेंथ दिखती नहीं है। मुझे बाउंस बैक ही लगता है। 1150 तक ये बाउंस बैक कंटिन्यू होगा। हाँ, ट्रेंड चेंज होगा अगर ये 1150 निकालता है, फिर ये 1200 1220 1230 तक जा सकता है, लेकिन ये 1150 के बाद ही व्यू लेंगे। 50 के बाद आप व्यू लीजिए, ना कि इस लेवल पर। 50 रुपए की और मूव आने दीजिए। केमिकल स्टॉक्स पर भी रखिएगा नजर। 2 और केमिकल स्टॉक्स जहां पर आपको एंड ऑफ ट्रेड बाउंस आते हुए दिख रहा है। एक है टाटा केमिकल्स 2% ऊपर इस समय, दूसरा है पीआई इंडस्ट्रीज जहां पर आपको एक मूव आती हुई दिखी है। तो दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ, ये सारे काउंटर्स तो आज एक्टिव रहे थे। उसमें टाटा केमिकल्स और पीआई इंडस्ट्रीज इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए। तो अच्छी मूव के साथ हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नाल्को यहां पर भी एक अच्छी स्पाइक आई है।
6% ऊपर वायदा कारोबार में नैल्को भी ऊपर आपको दिख रहा है। तो जबरदस्त मोमेंटम के साथ ये स्टॉक्स क्लोजिंग में जा रहे हैं। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और इवेंटफुल डे रहा है। 8 दिनों की गिरावट के ट्रेंड पर आज आपको फाइनली ब्रेक लगते हुए दिखने वाला है। 40,700 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी तैयार दिख रहा है इस समय, जो आज सुबह के बड़े लेवल्स की बात करी थी, और 17,450 पर आपको निफ्टी दिख रहा है। 150 पॉइंट की तेजी बनी है। तो फाइनली एक अच्छा ढंग का रिबाउंड आपको भारतीय बाजारों में दिखा है। अदानी एंटरप्राइजेस ऊपर था आज। हिंडाल्को यहां पर 3.5% की तेजी रही। यूपीएल 2.5% ऊपर। इंडसइंड बैंक, एसबीआई, एक्सिस, इन सभी बैंक्स की तरफ से सहारा आपको मिलते हुए दिखा है। कोटक बैंक भी एक्टिव रहा। टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये तीनों आईटी कंपनीज भी अच्छी थी। टाटा मोटर्स से अच्छा योगदान रहा। आइशर मोटर्स में भी आपने पॉजिटिविटी बनती हुई देखी है। बजाज ऑटो में भी एक अच्छा रिबाउंड आया है। कोल इंडिया एक्टिव था। इसके साथ ही भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, यहां पर भी आपने खरीदारी देखी है। सिर्फ और सिर्फ 6 स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में रहे हैं। ब्रिटानिया थोड़ी गिरावट इसमें, पावर ग्रिड जहां पर अच्छी तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली रही है, और मामूली सी गिरावट आपको सिप्ला, बीपीसीएल, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई लाइफ में दिखी है। इसके अलावा बाकी सारे निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखेंगे। और वायदा कारोबार में जबरदस्त योगदान मेटल काउंटर्स का था। रेन इंडस्ट्री 8.5% ऊपर, नैल्को 6%, हिंदुस्तान कॉपर में 4.5% की तेजी थी। जेएसपीएल, स्टील अथॉरिटी, हिंडाल्को, यहां पर भी आपको ने जबरदस्त एक्शन देखा है। बीएचईएल, इसमें काफी एक्टिविटी रही। डेल्टा कॉप जबरदस्त एक्शन में था। एचएएल, फेडरल बैंक एनालिस्ट मीट के बाद यहां पर खरीदारी, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक, पीएनबी, यहां पर भी अच्छा योगदान। आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी लिमिटेड, यहां पर भी अच्छी तेजी रही। इंडिया मार्ट सुबह से ही एक्टिव था। इसके अलावा वेदांता कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया इनकी डेट सिचुएशन को लेकर, बिजनेस को लेकर, उसमें भी पॉजिटिविटी दिखी है। एनएमडीसी स्टील, ये दोनों भी आज एक्टिव थे। गिरावट थी टीवीएस मोटर्स में। ऑटो बिक्री के आंकड़े ठीक ठाक रहे हैं इनके। अल्केम लैबोरेटरीज, पेट्रोनेट, बायोकॉन, गोदरेज कंज्यूमर, अशोक लीलैंड और साथ ही इंटरग्लोब एविएशन, मामूली सी गिरावट यहां पर आपने देखी है। कैश के भी कई स्टॉक्स आज आपको एक्टिव होते हुए दिखे हैं। यूफ्लेक्स में आपने थोड़ा अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक बाउंस बैक था। त्रिवेणी टर्बाइन एक्टिव था। सोनाटा सॉफ्टवेयर, पॉली मेडिक्योर, जेके लक्ष्मी, मिंदा कॉर्पोरेशन, साथ ही इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यस बैंक, वेल्सपन कॉप, जहां पर बड़े ऑर्डर की अभी खबर भी आई थी। तो अनिल जी, फाइनली जबरदस्त एक्शन। सुबह जो लेवल्स की बात कर रहे थे, दोनों निफ्टी, बैंक निफ्टी, दोनों ने अपसाइड लेवल्स टेस्ट किए हैं और 8 दिन की गिरावट के ट्रेंड पर फाइनली लगा है ब्रेक। और बिल्कुल दीप एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास जाकर जो आज के फाइनल लेवल से 17,465 के आसपास निफ्टी का जो 17,457 पर बंद हुआ है, 40,700 का बैंक निफ्टी पर और 40,703 पर ही फाइनल क्लोजिंग। और फाइनल क्लोजिंग भी लगभग इन्हीं लेवल के आसपास आएगी, 5-7 पॉइंट इधर उधर, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में इसी तरह का ट्रेडिंग पैटर्न बाजार का रहा भी। क्या वाकई कोरोना का साइड इफेक्ट दिल के मरीजों पर भारी पड़ रहा है? दरअसल WHO की पूर्व साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का एक बयान इस दिनों सुर्खियों में है। उनके मुताबिक जिन लोगों को कोविड हुआ है उनमें हार्ट अटैक की आशंका 4 से 5% बढ़ गई है। ऐसे में कोविड के खतरे से बचने के लिए उन्होंने तीसरी डोज या बूस्टर डोज की भी वकालत की है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा, जानेंगे कि इन दिनों आ रही हार्ट अटैक की खबरों का कोविड से क्या कनेक्शन है और क्यों लोगों को कोविड से बचने के लिए बूस्टर डोज लेना चाहिए। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कोविड के बाद के इफेक्ट से बचने के लिए लोगों को, और ख़ासकर से अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, तो क्या सावधानी रखनी चाहिए। हमारा साथ देंगे आज की चर्चा में कोरोना की मार, दिल बीमार, ये है हमारा खास शो। डॉक्टर जयेश लेले साहब होंगे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर संजय राव प्रोफेसर है वो AIIMS के, और साथ ही डॉक्टर धीमान काहली साहब, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं BM बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर से। आप तीनों से करेंगे हम मुलाकात शाम 5:56। कोरोना की मार, दिल बीमार। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने अब इसका बोझ ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया है। 1 मार्च से ही, यानी कि आज ही से होम, ऑटो लोन्स की और पर्सनल लोन्स की EMI के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। महंगे लोन को मैनेज करने का तरीका हम बताएंगे आज मनी गुरु में शाम 6:26 पर। कर्ज का बोझ कैसे कम करें, हमारा साथ देंगे हेमंत रुस्तगी साहब, CEO वाइज इन्वेस्ट के। और साथ ही इसी शो में शाम 6:40 पर म्यूचुअल फंड गाइड में हम करेंगे बातचीत फिक्स इनकम से मुनाफा कमाने के क्या है बेहतरीन तरीके। हमारा साथ देंगे
एक्सिस म्यूचुअल फंड के फिक्स इनकम के को हेड देवांग शाह, इन दोनों से करेंगे हम आज मुलाकात म्यूचुअल फंड गाइड में। और रात की हमारी 8 बजे की कवर स्टोरी इंडिया 360 डिग्री में बिल गेट्स ने भारत के आधार सिस्टम और यूपीआई की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आधार और यूपीआई विश्व स्तर पर यानी कि ग्लोबल फुटप्रिंट और वहां पर अपना असर छोड़ेंगे। हम बताएंगे इंडिया 360 डिग्री में कि क्यों भारत के आधार और यूपीआई की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, खास तौर से यूपीआई ने कैसे डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर फाइनेंशियल सेक्टर में क्रांति लाने का काम किया है। तो देखिएगा जरूर हमारी पहली कवर स्टोरी, यूपीआई आधार ग्लोबल क्रांति के हथियार। और आज की दूसरी कवर स्टोरी होगी बहुत ही तेजी से आम जिंदगी का हिस्सा बन चुके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मीठा करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके। कई लोग इसे शुगर फ्री चीनी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेचर मेडिसिन जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और उसमें यह खुलासा हुआ है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के इस्तेमाल से हार्ट अटैक के खतरे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग और काम की स्टोरी है, देखना मत भूलिएगा। आर्टिफिशियल मीठा सेहत को पलीता, ये हमारी दूसरी कवर स्टोरी जो आपको ध्यान में रखनी। आज तो सारी की सारी स्टोरीज बंसल जी के डिपार्टमेंट की एकदम, हाँ है ना, सब हार्ट अटैक से जुड़ी हुई और मेडिकल साइंस से जुड़ी। बंसल जी कोई विशेष टिप्पणी कोविड के बाद जो ये केसेस आ रहे हैं जिसमें काफी लोगों के हार्ट इश्यूज बढ़ रहे हैं, आपने कुछ जाना देखा समझा हो तो बताएं सर। नहीं अनिल जी, उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं अनिल जी। उसके लिए तो अनिल जी सबको शो देखना पड़ेगा, इतने अच्छे एक्सपर्ट आ रहे हैं। बट जो दूसरी चीज अनिल जी, जो दूसरा है आर्टिफिशियल स्वीटनर का अनिल जी, उसको तो बिल्कुल मना करना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मेरी नॉलेज के हिसाब से अनिल जी उसके नुकसान ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू फायदे। और अधिकतर लोग जो होते हैं अनिल जी चाय के शौकीन, जैसे हमारे कुणाल जी हैं, वो तो शुगर लेते ही नहीं अनिल जी। तो कई लोग अपनी कैलोरीज का इंटेक कम करने के लिए भी अनिल जी इसका मिसयूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर से अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि दूर रहना चाहिए। और क्यों दूर रहना चाहिए इसके लिए भी अनिल जी सबको शो देखना पड़ेगा। अच्छा, कोई दूसरा ऑफर करे तब भी नहीं लेना आर्टिफिशियल स्वीटनर? खुद तो नहीं खरीद के लाए, समझ में आता है, कोई दूसरा दे तब तो ले लें कि तब भी ना ले। नहीं अनिल जी, आप देखिए अनिल जी, जैसे अब आपको हम मिलते हैं, आप कोई आपके सामने चाय आती है, थोड़ा अनिल जी चीनी फ्री है तो 2 चम्मच ले लेंगे अनिल जी। कोई चीज फ्री में मिल रही है तो भी नहीं लेनी अनिल जी। जो चीज हानिकारक है तो अनिल जी मतलब कि देयर आर नो फ्री लंचेस, जो चीज जरूरत हो वही लेनी चाहिए अनिल जी। बिल्कुल ठीक बात है। आशीष जी भी आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं? जी आशीष जी। नहीं अनिल जी, मैं सलानी, मैं तो मतलब सराहना करना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। और ऑफ लेट अनिल जी इतने केसेस सुनाई दे रहे हैं ये हार्ट अटैक के, और कोई रीज़न नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, और बिल्कुल इरेशनल चीज़ें हो रही हैं। और अनिल जी मतलब एक बहुत फियर भी बैठा हुआ है मन के अंदर के कब किसके साथ क्या हो जाए। तो आई थिंक दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम टू वॉच, बिकॉज ये घर घर में अनिल जी हर जगह ये बात हो रही है। और हर जगह जैसे होता था ना कि नॉन लोगों के साथ कोविड हुआ है, अब अनिल जी बहुत से सारे नॉन लोगों के साथ ये बिना बात के, बिना किसी भी कारण के ये सडन हार्ट अटैक जो हो रहा है, दिस इज वेरी डेंजरस। परफेक्ट, ठीक बात है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। और वैसे भी आजकल यंगस्टर्स में स्पेशली 30-35 साल से 50 साल के बीच की उम्र के जो लोग हैं ना, उनको हार्ट वाले इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब पहले तो ये होता था 2-3 बार अटैक आता है आदमी, तीसरे चौथे अटैक में जाके रिस्क होती थी। आजकल पहले में धराशायी हो रहा है, मतलब बहुत रिस्क और मतलब मौका नहीं दे रहा है। इसलिए थोड़ा सा अपने दिल का ख्याल रखें, ये हमारा कहना है। ख्याल रखने के लिए आज से एक और बात बता दूं, कल सुबह 10:30 बजे आपको ख्याल रखना है एक स्पेशल शो का। बग्गा साहब के साथ हम एक बहुत ही बेहतरीन शो करने जा रहे हैं। और वो शो होगा इस बात को लेकर कि क्यों दुनिया भर में और दुनिया भर की दिग्गज विदेशी कंपनियों में भारतीयों का दबदबा है। तो 10:30 बजे एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स नए अवतार में होगा। बग्गा साहब आप बताएंगे कि ऐसा क्या खास है हिंदुस्तानियों में और हिंदुस्तान के मूल निवासियों में जो बाहर जाकर बढ़िया काम कर रहे हैं, उनसे आप हम क्या सीख सकते हैं, हमारे क्या लेसन है, और अब नए कौन से ऐसे चेहरे हैं जो आगे उभरेंगे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात विशेष तौर से जो आप सबके लिए काम की भी होगी, जैसा कि हमने आज सुबह आपके सामने रिसर्च रखी कि किस तरह से 2011 से लेकर 2022 के बीच में जितनी बार बाजार लगातार 3 कैलेंडर महीने कमजोर बंद हुआ, उसके बाद चौथे महीने में तेजी दिखी है। इस रिसर्च को हम कुछ और आगे बढ़ाएंगे और ये आंखें खोलने वाली रिसर्च होगी। देखते हैं।
इस बार फिर से हम सही साबित हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन डेटा है और डेटा आपको कुछ कहते हैं, इतिहास आपको कुछ कहता है, वो इतिहास हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही हमने डीप डाइव किया और भी रिसर्च निकाली है, वो रिसर्च आपके सामने आएगी कि 3 महीने लगातार गिरने के बाद अगर चौथे महीने बाजार में तेजी होती है तो कब होती है, कितनी होती है और क्यों होती है, ये सब जो आप देखना चाहते हैं कल सुबह इसका भी आपको पूरा जायजा 8 बजे के बाद हमारी कमेंट्री के वक्त आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं जो कल के लिए भी आपको तैयारी रखनी है। कल वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी है। बिल्कुल है। तो कल सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उस मुलाकात के पहले बता दूं एग्जैक्ट 17,450 यहाँ पर जाकर निफ्टी बंद हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट 146 पॉइंट ऊपर, एकदम 40,700 पर जाकर बंद हुआ है बैंक निफ्टी, 2 पॉइंट नीचे 430 अंक ऊपर और 59,411 450 अंकों की तेजी रही है आज सेंसेक्स में। समाचार समाप्त। ऑल लेवल सेटिस्फाइड, ऑल लेवल सेटिस्फाइड और बिल्कुल ठीक उसी जगह बंद हुए यहाँ पे कल के लिए आपको कंफ्यूज लगते हैं। एग्जैक्टली ये लेवल पार भी नहीं हुए और बंद भी वहीं पर हुआ। एग्जैक्टली और इसीलिए ये लेवल हम आज सुबह नहीं 3 दिन से ये बात करेंगे किन लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेंड मूड बदलना है या कम से कम ये सोचना है कि थोड़ी रिस्क कम हुई है। एनीवे कल पता चलेगा क्या कुछ होता है। वीकली एक्सपायरी भी है, उससे पहले विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, हिमांशु जी और सचिन जी और साथ ही आशु मदान साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। मुझे दीप को इजाजत दीजिए। नेहा जी आपके साथ तैयार है। नेहा जी हमारे यहाँ तो ठीक हो गया सब काम, आपके क्या हाल है? सर हमारे यहाँ भी सब कुछ ठीक हो गया। चलो बहुत बढ़िया, रिकवरी अच्छी खासी दिखी। कच्चा तेल अच्छा भाई साहब एक मिनट, आपके लोग छुट्टी कब चाहते हैं, 7 को या 8 को कमोडिटी वाले? सर यहाँ पर व्यू थोड़ा सा बटा हुआ है। हाँ। दोनों दिन ले लो। नॉर्थ इंडिया में 8 तारीख की यहाँ डिमांड हो रही है। हाँ। फिर अलग अलग वेस्टर्न स्टेट्स में देखा जाए तो यहाँ पर 7 मार्च की डेट निकल कर आ रही है। फिर उसमें भी कंफ्यूजन है कि 7 तारीख को तो होलिका दहन है। हाँ। तो उस दिन होली कैसे हो सकती है? अच्छा। तो इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन अधिकतर लोग 8 मार्च की तो हमारा पोल ये कह रहा है 44% लोग चाहते हैं, जो अब तक 5,200 के आसपास वोट आए, 44% लोग चाहते हैं कि 8 मार्च को हो होली और 39% बराबर उनके मुकाबले के बराबर है जो कहते हैं दोनों दिन हो। दोनों दिन हाँ दोनों दिन। भाई थोड़ा दोनों दिन वाले जोर तो लगाओ, थोड़ा छुट्टी मिले ना मिले, कम से कम ये ट्वीट पढ़ के ही खुशी हो जाए। तो मैंने पिन करके रखा है ट्वीट, ये 7-8 दोनों में से कौन सा दिन या दोनों, दिल खोल के वोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी मिले ना मिले खुशी तो मिली। ओके, हैविंग सेड सो हमने देखा नेचुरल गैस जो लगातार इसमें प्रेशर बना हुआ था, 4 दिनों की स्ट्रेंथ यहाँ पर आई है, 1 महीने की ऊंचाई पर है। बेस मेटल्स में चमक वापस लौटती हुई देखी है और सारे ही बेस मेटल्स 1-1 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या यहाँ से ये मजबूती बरकरार रहेगी और अगर हाँ तो आपको क्या रणनीति अपनानी, ये सब आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी सुपरफास्ट।